अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज यार हमारा स्केड्यूल सेशन था, उसके लिए इंग्लिश ऑफ ओ लेवल्स 1123 का पेपर 1 जो है वो हमारा मंडे को आ रहा है, तो उसके लिए हमारा ये स्केड्यूल सेशन था और मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि उसके लिए साइन अप भी करें। तो सिर्फ मैं 9 मिनट इसके अंदर लेट हुआ हूँ, मैं बड़ा उसमें माजरत चाहता हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि फर्स्ट दिन है, थोड़ी सेटिंग वगैरह करने में टाइम लगता है, उसके लिए पता ही नहीं, वो देखना होता है किस तरह हमारा सेशन सही चल पाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने उसका वो किया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है, जो उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हम तकरीबन 2-1 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सब लोग ज्वाइन कर सकें। हमारा सेशन का यार जो फोकस होगा वो ये होगा कि पहले हम लोग मुकम्मल ना उसको 1 गो में मुकम्मल पूरे पेपर को एक बार डिस्कस करके देखते हैं। उसकी मेन चीज़ें, पेपर में क्या क्या चीज़ें आनी है, क्या क्या चीज़ें पेपर में से मिस हो सकती हैं, किस तरह हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, हर चीज़ को हम एक बार गो थ्रू करेंगे। और उसके बाद एक ब्रेक लेके इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को ऑप्शन दूंगा कि अगर आपने कोई सवाल पूछने हैं स्पेसिफिकली इंग्लिश ऑफ ए लेवल्स के, सॉरी इंग्लिश ऑफ ओ लेवल्स 1123 पेपर 1 के लिए, तो वो आप पूछ सकें। जो स्टूडेंट्स ये सेशन नहीं अटेंड कर रहे फॉर एनी रीज़न, आप लोग बाद में इसकी जो है वीडियो दोबारा देख सकेंगे इंशाल्लाह। मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो आपको मिल जाएगी होपफुली हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। यही वीडियो आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी हमारे उसके ऊपर, एजुकेटर चेंज की फ्री एजुकेशन वाली उसके सेक्शन के ऊपर। अगर आपको वहाँ ये वीडियो किसी वजह से अवेलेबल नहीं होती तो ये वीडियो आपको इसी इवेंट की, यानी अगर आप educatorchange.com पे जाएंगे, वहाँ पे आप जाएंगे फ्री वर्कशॉप्स वाले सेशन में, तो उसके अंदर आपको फ्री वर्कशॉप्स वाले सेशन के अंदर यही वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह। मुकम्मल जो हमारा सेशन की वीडियो होगी उसी इवेंट के नीचे, यानी जो इसका हमारा सेशन का इवेंट बना हुआ है उसके नीचे। तो मैं सिर्फ इतना वेट कर रहा हूँ कि सारे जो स्टूडेंट्स जिनने वो करना था वो ज्वाइन कर लें ताकि हम फिर बात शुरू करें। जो लोग भी इस्लाम कर रहे हैं सबको यार एक कंबाइंडली वालेकुम अस्सलाम, क्योंकि हमने सेशन में कंटिन्यू करना होगा, बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, तो जब बाद में देखते हैं मेरी तरफ से इस्लाम का सबको एक बार जवाब आ गए ताकि किसी के इस्लाम का जवाब देना बाकी ना रहे। आप लोग इसको एक बार ज्वाइन कर लें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को होगा सर बार बार नीचे क्यों देख रहे हैं, या सर जो है क्या नाम है किसी और के नोट्स तो नहीं पढ़ा रहे, तो ये देखें मैंने यही नोट्स थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1.5 आवर पहले मैंने डाले हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। और मैं वही रीड यानी उससे उसको ना हमारी यानी कि इसकी आउटलाइन तकरीबन वही रहेगी। ये मुकम्मल हमारे यहाँ पे नोट्स आपको पढ़े मिल जाएंगे। जो बच्चे इसको देख रहे हैं, बल्कि मैं रिकमेंड करूँगा कि साथ साथ आप ये नोट्स खोल लें। कहाँ से आपने ये नोट्स लेने हैं, बिल्कुल सिंपल है, आप educatorchange.com की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपने फ्री एजुकेशन वाले सेक्शन में जाना है। वहाँ पे फ्री एजुकेशन वाले सेक्शन में जो पहली पोस्ट पड़ी होगी इस वक्त, वो आपकी पड़ी होगी इंग्लिश फॉर ओ लेवल्स 1123 पेपर 1 के डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, ठीक है। उनको आप साथ साथ ज़रूर खोल लें, क्योंकि अगर आप उनको खोल के उसके साथ साथ फोकस करके चलेंगे तो आपके लिए इस सेशन को समझना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा कंपेयर टू कि अगर आपको वो नोट्स सामने ना खुले हो, क्योंकि मैंने लॉजिकली हर चीज़ ब्रेक डाउन की हुई है। हम इंशाल्लाह उसी हिसाब से चलेंगे इसके अंदर। एक चीज़ और, जो स्टूडेंट्स अभी इसको वॉच कर रहे हैं जिनका हिस्ट्री का पेपर भी है इस हफ्ते में आ रहा है, हिस्ट्री यानी कि बेसिकली पाकिस्तान स्टडीज़ पेपर 1 हमारा ओ लेवल का 205901, उसका सेशन इसके फ़ौरन बाद है। ये सेशन खत्म होगा अराउंड अबाउट 6 o'clock और इंशाल्लाह 7 से लेकर 10 o'clock तक हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का सेशन करेंगे। पूरा सिलेबस कवर करेंगे, उसके अंदर इंशाल्लाह पास्ट पेपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन का अगर आपको इशू आ रहा है वो डिस्कस करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो स्टूडेंट्स में रहते हैं वो भी इसको ज्वाइन, यानी उसका वहाँ पे जाके फ्री बुकिंग वाले सेक्शन में उसको बुक जरूर कर लें, ताकि वो लोग जो है हम लोग उसके अंदर भी उनको पूरा मुकम्मल गाइड कर सकें, बाद में कोई अगर एक्स्ट्रा मटीरियल वगैरह है तो वो दे सकें। बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर भी लिए। तकरीबन हम लोग तकरीबन 1 से 2 मिनट तक बात शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, कोई अगर आपके जहन में इंग्लिश 1123 के लिए क्वेश्चन स्पेसिफिकली है तो वो अभी लिख दें इसमें, ताकि मुझे पता हो मैंने साथ साथ उस क्वेश्चन को कहाँ आंसर करना है, मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। एक मेरी रिक्वेस्ट और है कि इस लाइव स्ट्रीम को प्लीज़ आप अपने फेसबुक प्रोफाइल्स के ऊपर, कोई फेसबुक अगर रेलिवेंट ग्रुप है उसके ऊपर कहीं भी उसको शेयर ज़रूर कर दें, ताकि नेक्स्ट 3 आवर्स में आपके साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो जाए जो कल या परसों पेपर में अपेयर हो रहे हैं, उनके लिए पेपर में ग्रेड लेना आसान हो जाए। अभी हमारी डिस्कशन सिर्फ पेपर 1 की रहेगी, पेपर 2 की इंशाल्लाह हम लोग अलग से सेशन करेंगे, वो होगा ही पेपर 2 के लिए। अभी सिर्फ पेपर 1 हमारा फोकस है इंशाल्लाह, उस पर बात करते हैं। 2-1 मिनट हम और रुक जाते हैं, इनके सेशन शुरू हुए तकरीबन हमारे 5 मिनट्स होने वाले हैं, उसके बाद हम बात शुरू करते हैं, इसकी मुकम्मल इंशाल्लाह कवर करेंगे। मुझे आवाज़ का बता दें कि अगर आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है, क्योंकि पिछले 2-3 वीडियोज़ में आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी, तो इसलिए मैंने मुझे बिल्कुल है उसको कोशिश की है कि आवाज़ इस बार हमारे पास सही आ सके सेशन में। मुझे आवाज़ का मुकम्मल बता दें। आपने एक ने पूछा हुआ है कि डायरेक्टेड राइटिंग के अंदर चांसेस किस चीज़ के हैं। यार ऑनेस्टली अगर मुझसे गेस पूछो तो मुझे लगता है कि हो सकता है इस बार रिपोर्ट आ जाए, पता कुछ नहीं होता। मैं आपको देखो हर उस बार ये कहता हूँ कि गेस्ट पेपर ना मांगा करेंगे, गेस्ट पेपर के अंदर कोई हमें ऑनेस्टली पता नहीं होता। बच्चे फिर करते क्या है कि वो बाकी चीज़ें फोकस नहीं करते और वो सिर्फ उस एक चीज़ पर लग जाते हैं। इससे बेहतर अप्रोच ये है कि बाकी चीज़ें तैयार कर लें ताकि हमारी तैयारी हर चीज़ की हो, हमारे लिए ईजी हो से वो करना।
हिस्ट्री का 7 o'clock है, 7 से 10 इंशाल्लाह। चलें जी, हम लोग इंशाल्लाह बात शुरू करते हैं। अब यार देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है ना कैम्ब्रिज के किसी भी पेपर के अंदर, वो ये है कि हमारे यहाँ पे टेंडेंसी नहीं है स्टूडेंट्स के अंदर और टीचर्स के अंदर कि हम लोग उसका सिलेबस एक दफ़ा गो थ्रू करें। अगर हम लोग सिलेबस को प्रॉपरली एक दफ़ा देख लें ना, अच्छा मैं फ्लैशबैक के ऊपर बात करूंगा इंशाल्लाह, अगर हम लोग सिलेबस को एक दफ़ा प्रॉपरली गो थ्रू कर ले, हमें पता लग जाता है कि हमसे एग्जाम में एक्सपेक्टेशन क्या है। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है स्पेशली फॉर इंग्लिश ऑफ ओ लेवल्स 1, 1, 2, 3 के स्टूडेंट्स या टीचर्स या व्हाट्सएवर जहाँ से भी हमें गाइडेंस अवेलेबल है, वहाँ पे ये फोकस नहीं किया जाता कि आपसे डायरेक्टेड राइटिंग और आपसे नैरेटिव राइटिंग के अंदर एग्जैक्टली यानी कि क्या डिमांड की जा रही है। हमारे ज़हन में ये होता है कि जब हम इंग्लिश का पेपर कर रहे हैं, अगर हम लोग यानी जो भी हम लोग इंग्लिश का पेपर कर रहे हैं, उसमें हमारा जो फोकस होता है ये होता है कि यार हमें बस लिखना है, हमें जो क्वेश्चन दिया ना, हमें उस पर बगैर सोचे लिखना शुरू कर देना है, हमने वो वर्ड लिमिट पूरी करनी है, हमने अपनी बात पूरी डाल देनी है और हमारा ग्रेड आ जाएगा। मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को समझें, कैम्ब्रिज के पेपर्स इंतहाई साइंटिफिक पेपर्स हैं, वो आपसे एक पर्टिकुलर डिमांड के हिसाब से सवाल पूछ रहे होते हैं, उनको उसी डिमांड का जवाब चाहिए। अगर आप उनको उस डिमांड के हिसाब से रिप्लाई नहीं कर रहे, आप अपने जवाब के अंदर कुछ भी लिखते जा रहे हैं, उस एक फोकस को फॉलो नहीं कर रहे, तो आपका ग्रेड आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो पहले हमारा फोकस रहेगा, हम पहले चेक करते हैं कि यार हमसे सिलेबस क्या बात कर रहा है दोनों सेक्शंस के बारे में, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ हमारे से हम बात हो क्या रही है। बिल्कुल बेसिक चीज़ क्या है, हमारा 1.5 आवर पेपर का टाइम है और हमारी जो वेटेज है इस पेपर की और सेकंड पेपर की सेम है। इसमें एक मेन चीज़ का इशू क्या है कि इस पेपर के अंदर स्टूडेंट्स यूजुअली इसको लाइटली लेते हैं पेपर 1 को, कि ये लिखने का पेपर है, हो जाएगा। पेपर 2 में हमारी वोकेबलरी का इशू आ जाता है, हमारे क्वेश्चन आंसर्स का इशू आ जाता है, समरी पॉइंट्स खराब हो जाते हैं, तो वहाँ ग्रेड लेना मुश्किल है, यहाँ आसान है। अगर आपका अल्लाह ना करे आपका पेपर में ग्रेड ख़राब होगा तो वो सिर्फ होगा आपकी डायरेक्टेड राइटिंग के अंदर। पेपर 2 सेक्शन 2 में, पेपर 2 सेक्शन 1 में, पेपर 1 सेक्शन 2 में इवन स्टूडेंट स्कोर कर लेते हैं। मसला आता है डायरेक्टेड राइटिंग में। अगर डायरेक्टेड राइटिंग में हम लोग फोकस से चल पाएंगे, इंशाल्लाह हमारा डायरेक्टेड राइटिंग का पोर्शन अच्छा हो जाता है, तो फिर मैं इस चीज़ का आपको काफ़ी हद तक गारंटी दे सकता हूँ कि हमारा इंशाल्लाह ओवरऑल ग्रेड भी बहुत अच्छा आएगा। मुझे एक एग्जांपल याद है जहाँ पे हमारे एक सीनियर का ए सी पे स्टार आया था, यानी कि पेपर 1 में उसका ए था, पेपर 2 में सी था, और उसका जो फाइनल ग्रेड था वो स्टार था, क्योंकि थ्रेशोल्ड का एक तो थोड़ा सा थ्रेशोल्ड का इशू था उस साल, लेकिन उससे ज़्यादा बात यह है कि पेपर 1 में जो उसका स्कोर था वो काफ़ी अच्छा आया था और वो आपको काफ़ी सपोर्ट करता है। तो बिल्कुल उसके अंदर आपको इस बार जो है उन्होंने थोड़ा सा उसका पैटर्न इस तरह चेंज किया है पिछले 1-2 सालों में कि आपको वो आंसर देने की जगह पेपर के ऊपर देते हैं। पहले अलग से बुकलेट थी, लेकिन अब पेपर के ऊपर आपको जगह मिलती है। अच्छा, इसमें अब आपके आगे 2 सेक्शन यार। पहला आ गया डायरेक्टेड राइटिंग का। अगर आप सिलेबस की वर्डिंग पढ़ें तो सिलेबस आपको एग्जैक्टली ये कह रहा है कि आपके इक्वल मार्क्स हैं लैंग्वेज के और कंटेंट के नहीं। यहाँ वर्ड यूज किया, देखिए सिलेबस ने यहाँ पे वर्ड यूज किया है कि इक्वल मार्क्स हैं आपके लैंग्वेज के, और दूसरी चीज है आपका टास्क फुलफिलमेंट। हम ये चीज एग्जैक्टली क्या है हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन आपके इक्वल मार्क्स हैं आपकी टास्क के फुलफिलमेंट के और लैंग्वेज के। यानी आपका फोकस 2 चीज़ों पे है। एक चीज़ आपका फोकस है कि आपने अपनी लैंग्वेज इस तरह की यूज़ करनी है जो कि आपके पेपर के मुताबिक हो, और उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपकी यहाँ पे ये है कि आपने जो आपको एज अ टास्क क्वेश्चन दिया जा रहा है डायरेक्टेड राइटिंग में, उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। इस टास्क के पार्ट्स क्या हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, इसको भी हम कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे, तो इसके साथ इंशाल्लाह मुकम्मल उसको हमारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग, हालांकि ये राइटिंग का पेपर है, लेकिन इस पेपर में जो आपका डायरेक्टेड राइटिंग का पार्ट है उस वो 25% ऑफ द यानी आपका 25% ऑफ द ओवरऑल ग्रेड है, ठीक है, और आपके इस पेपर में तकरीबन वो आपका पेपर का हाफ ग्रेड बनता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसके अंदर जो आपका 20 ओवरऑल ग्रेड में 25% में से 20% तो राइटिंग का है, वो तो ऑब्वियस समझ आता है कि भाई राइटिंग का पेपर है, राइटिंग के मार्क्स होंगे। 5% मार्क्स आपके रीडिंग के हैं। ये उसने क्यों रीडिंग के मार्क्स दिए हैं? डायरेक्टेड राइटिंग में जो आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट है, अगर आप उसको सही तरह रीड नहीं करते, आप टेक्निकली दुनिया का बेस्ट ऐसे लिखा हो, आप ऐसा ऐसे लिखा हो जो ऐसे अब तक जिस तरह का यानी क्वालिटी कंटेंट शेक्सपियर में नहीं लिख पाया, तब भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ये 5% मार्क्स आपको एग्जामिनर इसीलिए दे रहा है, आपके ग्रेड का 5% डायरेक्टेड राइटिंग की रीडिंग के वाले पार्ट के ऊपर इसीलिए है कि स्टूडेंट को टेस्ट किया जा रहा है क्या वो पढ़ सकता है जो उसको उनने टास्क दिया है, क्या वो उसको पढ़ के समझ पा रहा है, क्या उसको पता है कि इस टास्क में मैंने क्या करना है। तो इस चीज को ज़हन में रखें। अगर आप डायरेक्टेड राइटिंग में सिर्फ लिखने पे फोकस करेंगे, लेकिन आप टास्क की डिटेल्स पे फोकस नहीं करेंगे, आप टास्क का जो मेन पार्ट है, जो टास्क में आपको बातें की जा रही है, उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो इस बात को एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपकी रीडिंग स्किल्स कमजोर हैं।
ठीक है आपने राइटिंग अच्छी कर ली, लेकिन अगर आपकी रीडिंग स्किल्स कमजोर हैं, आपके डायरेक्टेड राइटिंग में फुल मार्क्स नहीं आ सकते या बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। एक क्वेश्चन यहाँ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ना कि जो क्रिएटिव राइटिंग होती है, डायरेक्टेड राइटिंग होती है, इनके अंदर ना इसलिए पूरे मार्क्स नहीं दिए जाते क्योंकि बच्चे को इंप्रूवमेंट की जगह रहनी चाहिए। ये हमारी स्मॉल क्लासेस में बात सही है, जहाँ तक प्रिपरेशन 1 की क्लास जो होती है, हम लोग 7th 8th में आते हैं, ठीक है वो मोटिवेशनल फैक्टर होता है। कैम्ब्रिज मोटिवेशन पे बिलीव नहीं रखता, कैम्ब्रिज मार्किंग पे बिलीव रखता है। आपके डायरेक्टेड राइटिंग में पूरे मार्क्स आ सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग में जो आपके पेपर 1 का सेकंड पार्ट है, वहां पे पॉसिबल है कि पूरे मार्क्स ना आए, लेकिन डायरेक्टेड राइटिंग में अगर आप प्रॉपर्ली चीजों को फॉलो कर रहे हो तो आपके एटलीस्ट जो है 1 मार्क्स या मैक्सिमम 1 या 2 कट जाएगा, लेकिन आपके पूरे मार्क्स आने का चांस होता है। इस चीज को ध्यान में रख के पेपर अटेम्प्ट करें। ये नहीं सोचना कि यार जब आना ही हमारे उसमें से 3 नंबर कट के हैं तो फिर क्यों फोकस करना है, इस तरह नहीं है। आपके फुल मार्क्स डायरेक्टेड राइटिंग में आ सकते हैं। ये मैंने आपको बताया है कि ज्यादा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ योर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स है इंस्टेड ऑफ जस्ट योर राइटिंग, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे उसने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर कि हमारा फोकस टास्क है। इस बात का मतलब क्या है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं क्रिएटिव राइटिंग को थोड़ा सा टच करने के बाद। क्रिएटिव राइटिंग में वो बड़ा क्लियरली लिखता है कि जो हमारा सेकंड पार्ट है, पेपर 1 का जो सेकंड पार्ट है हमारा, यानी जो क्रिएटिव राइटिंग का होता है, जिसमें नैरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, आपका एक आर्गुमेंटेटिव राइटिंग है, उसमें बड़ा क्लियरली वो ये वर्ड यूज करता है। वो कहता है कि यार इसमें हमारा फोकस जो है ना, यानी हमारा एक राउंड बोर्ड फोकस जो है वो आपके लैंग्वेज स्किल्स पे है, आपकी राइटिंग टेक्निक के ऊपर है। द वे यू राइट, व्हाट यू कैन राइट, हाउ यू राइट इट, इस चीज के ऊपर हमारा फोकस है। अब बड़ा इसका डिफरेंस देखना, डायरेक्टेड राइटिंग में वो क्लियरली कह रहा है कि हमारा फोकस है टास्क की फुलफिलमेंट पे, कि जो एग्जामिनर ने आपको टास्क दिया है पेपर में, आप उसे फुलफिल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। इसके बरक्स बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच आ जाती है आपके नैरेटिव राइटिंग के पेपर में, वहां यानी जो सॉरी आपके क्रिएटिव राइटिंग के पार्ट में, सेकंड पार्ट में। वहां वो ये कह रहा है कि बेशक आप नरेशन लिख रहे हो, आप आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो, आप बेशक डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, आपका फोकस उसका फोकस इस चीज पे, क्या जो चीज आप लिख रहे हैं आपको पता है कि आप किस तरह लैंग्वेज के साथ को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, किस तरह आप अपने कंटेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपके ज़हन में आइडियाज बहुत अच्छे हैं, आपको एक टॉपिक आया, आपके ज़हन में आउट क्लास आइडियाज हैं, अगर आप बोलो उस चीज के बारे में तो बहुत अच्छा बोल सकते हो, लेकिन क्या आप अपनी लैंग्वेज को, क्या अपने रिटन एक्सप्रेशन से कनेक्ट कर पाओगे? ये आपके सेकंड पार्ट का वो है। अक्सर होता क्या है, जैसे कोई बच्चा अगर आर्ग्यूमेंट लिख रहा है ना, उसके ज़हन में बड़े क्लास के आइडियाज होते हैं, जैसे मेडिकल उसके ऊपर आ गया, उसे पता है भाई टीबी भी होता है, इससे जो है फलाम बीमारी भी होती है, हर चीज पता होती है, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो क्रिएटिव राइटिंग के पार्ट में हमारा जो सेकंड पार्ट है, बेशक आप आर्ग्यूमेंट लिखें, बेशक आप डायरेक्टेड डिस्क्रिप्शन लिखें, बेशक आप नरेशन लिखें, उसका एग्जामिनर का फोकस इस चीज पे है कि क्या अपने जहन के आइडियाज को आप पेपर पे अच्छी तरह पेन डाउन कर पाएं, आपको तरीका आता है कि किस तरह आप अपनी बात को लिखाई से कनेक्ट करें। परेशान नहीं होना, इसके बारे में बात करते हैं, बड़ा इजी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा जो स्टूडेंट्स अब देख रहे हैं कि प्लीज इसके जो मैंने नोट्स डाले हैं उनको जाके साथ साथ खोल लें, क्योंकि हम उसी सेटिंग से चल रहे हैं, आपको क्लियर होता जाएगा। नोट्स फ्री सेक्शन के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके ये 25% है आपके फाइनल ग्रेड का, ये जो क्रिएटिव राइटिंग वाला पार्ट है, ये जो 25% आपका फाइनल ग्रेड का जो 25% है, इसके 25% मार्क्स जो है वो राइटिंग स्किल्स के ऊपर है। डायरेक्टेड राइटिंग में मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि डायरेक्टेड राइटिंग में वो 20% मार्क्स देता है राइटिंग को, और जो 5% मार्क्स बाकी बचते हैं वो देता है रीडिंग को, कि क्या आपने क्वेश्चन को समझा। जो क्रिएटिव राइटिंग वाला पार्ट है, जो आपका सेकंड पार्ट है पेपर का, उसमें उसका सिर्फ फोकस आपकी राइटिंग के ऊपर है, उसने कोई आपको रीडिंग टास्क दिया ही नहीं है वहां पे। तो जब उसने रीडिंग टास्क नहीं दिया, उसका मुकम्मल फोकस होगा ऑन द क्वालिटी ऑफ योर राइटिंग, कि आप लिख कैसे रहे हो। खैर, इसको हम आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अब जरा थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हैं कि हर सेक्शन में क्या चीज आती है। जो डायरेक्टेड राइटिंग वाला पार्ट है वो बेसिकली आपसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करवा रहा है। उसका फोकस ये है कि क्या आप जो दी हुई इंस्ट्रक्शंस हैं उसको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं। अगर आप उसको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, यू आर डूइंग वेल एंड गुड। उसको एक्सप्रेस करने का तरीका आना चाहिए, उसमें आपका इंशाल्लाह ग्रेड काफ़ी बेहतर हो सकता है। अच्छा, अब ये आ गया कि इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि डायरेक्टेड राइटिंग वाला पार्ट एक ओपन रिस्पॉन्स आंसर नहीं है। जिस तरह कई बार क्वेश्चनर्स अगर आपको मिलते हैं ना, कहीं जब जाते हैं कोई क्वेश्चनर देते हैं, एंड में लिखा होता है आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उसमें बंदा जो चाहे उठा के लिख देता है। ये डायरेक्टेड राइटिंग का फोकस नहीं है। वो आपसे वो चाहता है कि जो आपको एग्जामिनर ने एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको आप एग्जैक्टली फॉलो करो। यहाँ पे आपने ओपन एंडेड आंसर लिखने नहीं बैठ जाना। यहाँ आपने ये नहीं अपनी जो थॉट आई लिखने बैठ जानी है। इसको बड़ा आपने यानी ना स्टेप वाइज चलोगे इसके अंदर तो बहुत अच्छा ये सेक्शन हो जाएगा। जितना स्टेप वाइज आप इस सेक्शन को फॉलो करोगे ना, उतना आपके लिए इस सेक्शन में मार्क्स गेन करना आसान हो जाएगा। अच्छा, इसमें आता क्या क्या है? लेटर आती है, स्पीच आती है, रिपोर्ट आता है, आर्टिकल आता है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक चीज़ क्लियर करता चलूँ। लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों आ सकता है।
फॉर्मल लेटर जो होता है वो बेसिकली वो लेटर होता है जो आप अपने ऐसे इंसान को लिखते हो जिसके साथ आपका बेतकल्लुफ रवैया नहीं है। बेतकल्लुफ रवैया का मतलब ये होता है कि जिससे आप मजाक नहीं कर सकते, जिससे आप थोड़ा सा यानी कि ना अनकैजुअल बिहेव नहीं कर सकते, जिस तरह आपके बॉस हैं, या फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के ओनर को लिख रहे हो, किसी आप मैनेजर को लिख रहे हो, किसी आप एडिटर को लिख रहे हो, किसी आप ऐसे बंदे को लिख रहे हो जिसको आप नहीं जानते। ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये फॉर्मल उसमें आती हैं। इनफॉर्मल लेटर वो होता है जो आप ऐसे लोगों को लिखते हैं जिनके साथ आपका एक बेतकल्लुफ रवैया होता है, जैसे आपके जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, या जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपका पीयर ग्रुप है, ये वो लोग हैं जिनके साथ आपका बेतकल्लुफ रवैया है। अच्छा, एक बड़ा ब्लंडर बच्चे इसमें कर देते हैं, अगर कभी लेटर आ जाए ना टीचर को लिखने का, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में टीचर के साथ भी बेतकल्लुफ रवैया होता है, बच्चे इनफॉर्मल लेटर लिख देते हैं। टीचर के साथ लिखा हुआ लेटर जो है वो आपका फॉर्मल लेटर है, इसको आपने ज़हन में याद रखना है कि वो फॉर्मल लेटर होगा। दूसरा हमारे उसमें आ जाती है रिपोर्ट। रिपोर्ट के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखें कि रिपोर्ट में आय का वर्ड नहीं होता। रिपोर्ट में मैं द फर्स्ट पर्सन जो होता है ना वो रिपोर्ट में शामिल नहीं होता। वी, अस, ये 99% रिपोर्ट में शामिल नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जहां वो एक्सप्लिसिटली कह रहा है कि यू हैव डन समथिंग या यू हैव सीन समथिंग, या फॉर एग्जाम्पल योर ग्रुप वॉज सीइंग समथिंग, योर ग्रुप डिड समथिंग, तब आप कुछ हद तक थोड़ा बहुत क्वेश्चनिंग अगर आपको लगे कि जरूरत है, सम वॉट थोड़ा बहुत, उसको आप इस तरह कर सकते हो कि फर्स्ट पर्सन में लिख दो। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि फिर भी फर्स्ट पर्सन को रिपोर्ट में अवॉइड करें। रिपोर्ट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। तीसरा आ जाता है आर्टिकल। बहुत तरह के आर्टिकल्स होते हैं मार्केट में। हमारे यहाँ पे जो फोकस रहेगा ना वो हमारे यानी कि स्कूल मैगजीन टाइप आर्टिकल्स में रहेगा। इस तरह के ही आपको आर्टिकल्स मिलते हैं। कोई आपको जो प्रोफेशनल एकेडमिक टाइप के आर्टिकल्स होते हैं वो नहीं आते। जो आपके मैंने बताया जो प्रोफेशनल जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, हम इंशाल्लाह जो इसका सेशन का सेकंड पार्ट होगा उसमें हम क्वेश्चंस पे ही फोकस करेंगे। अभी एक बार सेटिंग से सारा कुछ वो कर लें, सुन लें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम एक्जैक्टली किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन पे आएंगे ना, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर होगी। अच्छा, मैं अब आपको बता उसमें ये रहा था कि आपका आर्टिकल जो होता है वो मोस्ट प्रोबेबली जो होता है वो किसी स्कूल मैगजीन का आर्टिकल आता है। ठीक है, इसके हमारे एग्जैक्टली जो तरीके हैं लिखने के वो भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, पूरा पैटर्न इसका। आखिरी आ जाती है स्पीच। ठीक है, और उसके अंदर स्पीच में और बाकी सब में थोड़ा सा फर्क ये है कि स्पीच में आपको थोड़ा सा लैंग्वेज के मामले में आपको छूट मिलती है डायरेक्टेड राइटिंग में, जो कि बाकी जगह नहीं मिलती। अब ये सारी बातें मैं आगे कवर करता जाऊंगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका वर्ड काउंट जो है 200 से 300 अल्फाज है। आप में से मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात एक जेन्युइन चीज़ स्टेट करना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में इंग्लिश का लेवल उस तरह का नहीं होता स्टूडेंट्स का, वोकैबलरी का, प्रिसिजन का, कम अल्फाज में ज़्यादा बात करने का, कि हम 200 अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल कर पाएँ। अगर आप बहुत स्किल्ड हैं, अगर आपको लिखने में बहुत ज़्यादा कमांड हासिल है, तो ठीक है, आप 200 अल्फाज लिखो, मोर देन एनफ, खत्म कर दो। लेकिन 99.9% ऑफ द टाइम्स इवन जो स्किल्ड राइटर्स हैं उनके पास भी वो स्किल नहीं है लिखने का, जो स्किल जो होता है हमारे यानी एक नेटिव के पास होता है, ये कम अल्फाज में वो ज़्यादा बात कर सके। मैं अगर आपको उर्दू में एग्जांपल दूं, एक बंदा जो इंग्लिश से उर्दू सीखेगा वो आपको एक्सप्लेन करेगा। एक बंदा जो पानी में तैरता है, अब उसने इतनी बड़ी बात कर दी, वो जो नेटिव होगा वो कहेगा तैराक, तो बात क्लियर हो जाती है। तो इस तरह हमारा स्किल इंग्लिश में उस लेवल का नहीं है। आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप डायरेक्टेड राइटिंग में 250 से 300 अल्फाज के बीच में लिखें। 310-15 तक लिख दें, नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे ऊपर ना जाएं, क्योंकि देखें फिर वही बात है कि ये भी एक इंस्ट्रक्शन है जो आपसे फॉलो करवाई जा रही है। अगर आप वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग क्वेश्चन बेशक पूछते जाए, मैं इंशाल्लाह एंड में उनको एक साथ आंसर करूंगा, ताकि हमारा पूरा जो सेशन है वो कवर हो जाए, एक चीज़ मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि कोई क्वेश्चन में इस तरह का मेन जो है रह ना पाए। अच्छा, ये जो आप नैरेटिव के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे बता दें, साथ यहीं पे क्लियर कर दें कि किस चीज़ के बारे में एग्जैक्टली पूछ रहे हैं कि नैरेटिव कौन सा लिखा जाए। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका डायरेक्टेड राइटिंग का पार्ट है, आपको सिलेबस बड़ा है ना, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। जो क्रिएटिव राइटिंग है ना, उसके बारे में वो कहता है कि यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर आइडियाज। लेकिन डायरेक्टेड राइटिंग के बारे में आपका सिलेबस ये कह रहा है कि यू शुड बी एबल टू ईदर कन्विंस और परसुएड और इन्फॉर्म एन ऑडियंस। अब इसको समझो, ये जो टास्क है ये आपसे आपकी क्रिएटिविटी नहीं मांग रहा डायरेक्टेड राइटिंग वाला। वो ये चाह रहा है कि जिस तरह आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको फॉलो करते हुए आप एक पर्टिकुलर ऑडियंस को, याद रखना इसकी जनरल ऑडियंस नहीं होती, हमेशा डायरेक्टेड राइटिंग में एक पर्टिकुलर ऑडियंस होती है, उसको आप या तो इन्फॉर्म कर पाओ, या आप उसको किसी बात के बारे में परसुएड कर पाओ, या उनको कन्विंस कर पाओ। मैं आपको मुकम्मल अभी फॉर्मेट्स इसके एंड में बताता हूँ, ये मुकम्मल इसके अंदर फॉर्मेट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसको ये समझें कि 15 मार्क्स जो है सिर्फ टास्क फुलफिलमेंट के हैं। ठीक है, अब आ गया कि आपका टास्क क्या है।
तो यहां से बात इंपॉर्टेंट शुरू होती है। इससे ऑनवर्ड्स डायरेक्टेड राइटिंग के लिए अगर मार्क्स गेन करने हैं तो पूरी बात को क्लियरली सुनना है, ताकि आपको मुकम्मल पता हो कि वो किस तरह हमने वो करना है उसको, यानी हमारे उसके अंदर मुकम्मल, यानी कि यहाँ पे फोकस क्या है चीज़ का, बात यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रही है। अच्छा, मेरी टीम के एक मेंबर मुझसे पूछ रहे हैं, मैं भी उनको यहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ कि मैं साथ मैसेजेस नहीं खोल सकता। अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर दें, क्योंकि लाइव वीडियो पे ड्यूरिंग द लाइव वीडियो डिस्क्रिप्शन नहीं डाली जा सकती, मैंने अभी चेक की है, तो आप इसको डायरेक्टली शेयर कर दें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब आ गया हमारे अंदर, इसके अंदर जो हमारा टास्क क्या है। देखो, जो आपको डायरेक्टेड राइटिंग में क्वेश्चन स्टेटमेंट मिलता है ना, मैं बड़ा इसको क्लियर अल्फाज में बता रहा हूं ताकि बात क्लियर हो जाए। वो जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो आपको कुछ चीजें प्रिसाइजली बता देता है, वो आपको एग्जैक्टली बताता है कि कुछ चीजें आपने किस दायरे में रख के करनी है, कुछ चीजों में आपका फोकस क्या होगा, कुछ चीजें आपने एग्जैक्टली किस तरह फॉलो करनी है। पहली चीज क्या है, वो आपको सिनेरियो बताता है। दूसरी चीज क्या है, वो आपको ऑडियंस बताता है। वो आपको टाइप ऑफ कंटेंट बताता है, आपने लिखना क्या है। वो आपको की पॉइंट्स बताता है जिनके ऊपर आपने अपने आंसर में फोकस करना है। वो आपको टोन बताता है कि आपने किस टोन में लिखना है, और आपको अप्रोच बताता है। अब इसको हम ना साथ साथ वो करते जाते हैं, कवर करते जाते हैं कि आपको वो किस किस तरह बताएगा ये चीज़ सारी। पहले इसमें एक चीज़ याद रखें जो मैं आपको लैंग्वेज के बारे में बताना चाहता हूँ, दोनों उसकी, क्रिएटिव राइटिंग की भी, डायरेक्टेड राइटिंग की भी। ये बच्चे इसमें बड़ी कॉमन गलती करते हैं। लैंग्वेज का मतलब बेसिकली क्या है यहाँ पे, लैंग्वेज का मतलब ऑब्वियस ही बात है, सब उसको इंग्लिश में लिखने हैं। यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि आप डायरेक्टेड राइटिंग में, डायरेक्टेड राइटिंग एक फॉर्मल टास्क है, उसमें आप कुछ चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। इसमें आप क्या क्या, ये भी गुलाम उसने मुर्तज़ा ने फॉलो किया, मैं उनको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो जो है अगर आप शेयर कर रहे हैं आगे, तो यार इसको शेयर कर दें, कोई इशू नहीं है। इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन नहीं डल पाएगी ड्यूरिंग द वीडियो। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखने वाली बात, अच्छा इन केस अगर ये वीडियो बीच में बंद हो जाए तो इसको प्लीज आप ज़हन में रखेंगे कि यही हम लोग अगर, क्योंकि होता क्या है कि कई बार ना उसकी वो लिमिट रीच हो जाती है तो वीडियो वहां पे एंड हो जाती है। तो मैं इंशाल्लाह वहीं से ऑनवर्ड कंटिन्यू कर दूंगा, सेशन हमारा चलता रहेगा जब तक बात पूरी नहीं होती। अब इसमें याद क्या रखना है, एक तो आपकी लैंग्वेज के अंदर आप प्रोवर्ब्स नहीं यूज कर सकते भाई, खुदा का वास्ता है। देखो, मैं आपके टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं आपको वो चीज़ गाइड कर रहा हूं जो चीज़ हम लोग गलतियां कर करके सीखें। डायरेक्ट होता क्या है, आमतौर पे पेपर से पिछली रात आपको पता लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपको समझाया जाता है कि प्लीज उठा के ना 10-15 प्रोवर्ब रट लो, 10-15 इडियम्स रट लो, 10-15 फ्रेजल वर्ब्स रट लो और उनको कल पेपर में लिखाना। ये अप्रोच इंतहाई गलत है, इससे आपका पेपर खराब हो जाएगा। इसमें एक चीज समझें, डायरेक्टेड राइटिंग के अंदर आपको कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करना नहीं अलाउड। डायरेक्टेड राइटिंग फॉर्मल है, उसमें आप कुछ चीजें नहीं यूज कर सकते। जैसे आप डायरेक्टेड राइटिंग में प्रोवर्ब नहीं यूज कर सकते, डायरेक्टेड राइटिंग में आप ईडियम नहीं यूज कर सकते, डायरेक्टेड राइटिंग में आप फ्रेजल वर्ब सिर्फ तब यूज करें, सिर्फ उस टाइम यूज करें फ्रेजल वर्ब जब बहुत जरूरी हो। फ्रेजल वर्ब हो गया जैसे ब्रॉट अप, वेंट डाउन, यानी जो आपके किसी वर्ब के साथ एक प्रपोजिशन लग जाता है टू चेंज द मीनिंग। इसको आपने याद रखना है कि फ्रेजल वर्ब भी सिर्फ तब यूज करें जब जरूरी हो, प्रोवर्ब ईडियम नहीं यूज करने। कॉन्ट्रैक्शंस, ये देखें, फॉर्मल इंग्लिश जो है ना, फॉर्मल इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन की जगह नहीं है। कॉन्ट्रैक्शंस का स्टार्ट जो है वो अगर आपको मिलेगा तो वो कोलोकियल लैंग्वेज से मिलेगा, जो स्लैंग लैंग्वेज है उससे मिलेगा, जो कि बेसिकली आपको मिलता है अमेरिकन और इंग्लिश कल्चर के, इंग्लिश यानी ब्रिटिश कल्चर के क्लैश के अंदर। ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर जो उनकी फॉर्मल इंग्लिश है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है। शुडंट, वुडंट, कुडंट, डोंट, इस तरह के जितने भी आपके वर्ड्स हैं ये फॉर्मल इंग्लिश का हिस्सा नहीं है। अगर आप डायरेक्टेड राइटिंग में कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं आपके लैंग्वेज में मार्क्स कटेंगे। आपको चाहिए आप उसकी जगह नॉन कॉन्ट्रैक्शन यूज करें, जैसे शुड नॉट, वुड नॉट, कुड नॉट, माइट नॉट। शुडंट, वुडंट आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज करेंगे। सिर्फ 2 जगह हैं जहां आप कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं इन डायरेक्टेड राइटिंग, क्योंकि उसमें सिर्फ होती कॉन्ट्रैक्शन है। एक तो जो इट्स का यूज है, इसमें एक बच्चे कॉमन गलती करते हैं, साथ साथ समझाता जाऊं। ITS जो है, IT एपोस्ट्रोफी S होता है ना, उसका मतलब होता है इट इज, जैसे इट्स माई बुक, इट इज माई बुक, ठीक है। और दूसरा जो इट्स होता है वो यूज होता है आमतौर पे पोजेशन शो करने के लिए, ठीक है। अब इसमें आपने ध्यान ये करना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने डायरेक्टेड राइटिंग में कोशिश करनी है कि इट इज के लिए आप इट इज ही यूज करें, वहां पे इट्स यूज ना करें, क्योंकि वहां पे बच्चे कॉन्ट्रैक्शन की गलती करते हैं, वो उसको सही तरह इंसर्ट नहीं करते, फिर आपका उसका मीनिंग बदल जाता है। आपके लिए हो सकता है मीनिंग सेम हो, लेकिन एग्जामिनर के लिए जो अंग्रेज बैठा है उसके लिए मीनिंग सेम नहीं है, वो आपको इसके लिए डिस्क्रेडिट करेगा, आपके मार्क्स खराब होंगे। तो जो चीज कॉन्ट्रैक्शन में, जहां पे आपको कॉन्ट्रैक्शन क्लियर नहीं है वहां पे पूरा वर्ड यूज करें। दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है इसके, अच्छा दूसरी चीज आपने इसके अंदर क्या याद रखनी है, जो बड़ी मेन बात आपको याद रखनी होती है वो इसमें यह है कि एक स्ट्रक्चर है जहां सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन यूज होती है, वहां पे उठा के दूसरा ना यूज कर देना। वो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ही इज टू गुड, कॉमा, इजंट ही।
अच्छा, एक स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से सुन लें। इसमें अगर आप पहले बात कर रहे हो पॉजिटिव में तो अगली बार नेगेटिव में करोगे, पहले नेगेटिव में कर रहे हो तो पॉजिटिव में करोगे। जैसे ही इज टू गुड, ये पॉजिटिव बात है, कॉमा फिर मैं करूंगा इजंट ही, यानी कि ऐसा क्या ऐसा नहीं है। तो उसमें ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपने कॉन्ट्रैक्शन ही यूज करनी है। अली डिड द वर्क, कॉमा डिडंट ही, यहां पे आप डिड नॉट ही नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर है डायरेक्टेड राइटिंग में जहां पे आप कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं जिसकी डिस्क्रेडिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं किसी और सिचुएशन में डायरेक्टेड राइटिंग के अंदर, इंतहाई इनफॉर्मल है, इंतहाई स्लैंग लैंग्वेज है, जिसे हम कहते हैं कि उनके लिए बाजारी जुबान है, उनको नहीं पसंद, आप मार्क्स गवाएंगे उसके अंदर। स्लैंग यूज नहीं करना, ये जो होता है जिस तरह आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जिस तरह हमारे कुछ कर्स वर्ड्स हैं इस तरह की, ये आपने उसके अंदर नहीं यूज करना, आपके मार्क्स खराब होंगे। अच्छा, उसके बाद आ गया सिमिलीज नहीं यूज करनी। सिमिलीज एंड मेटाफर्स इंग्लिश लैंग्वेज 1123 में नहीं यूज करनी इन योर डायरेक्टेड राइटिंग। देखें, डायरेक्टेड राइटिंग के अंदर आप कोई भी यानी डायरेक्टेड राइटिंग के अंदर आप कोई भी फिगर ऑफ स्पीच, कोई भी आप सिंबॉलिज्म, कोई भी आप इमेजरी है वो यूज नहीं कर सकते। डायरेक्टेड राइटिंग फॉर्मल है, उसके अंदर आप सिमिलीज, मेटाफर, सिमिली हो गया एज गुड एज समथिंग या लाइक समथिंग, यानी अगर आप उसमें लाइक या एज गुड एज का वर्ड यूज करेंगे यानी आप इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे होगे, तो इस केस के अंदर यानी ये जो हो जाएगा वो आपका सिमिली हो जाएगा और मेटाफर हो जाएगा डायरेक्ट कंपैरिजन कि ही इज लाइक यानी ही इज फ्ला, यानी आप उसमें लाइक या एज का वर्ड यूज ना करें। सिमिलीज, मेटाफर्स, पर्सोनिफिकेशन ये होता है कि आप नॉन लिविंग थिंग्स का, जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो चीजें जिंदा नहीं यानी जो आपकी अदर देन ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको आप अगर ह्यूमन फीलिंग्स अटैच कर दोगे या इवन एनिमल फीलिंग्स अटैच कर दोगे तो वो पर्सोनिफिकेशन बन जाता है। जैसे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स वाली बात हो गई, तो ये फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं द शीप इज क्राइंग आप कर देते हो, तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो पर्सोनिफिकेशन है, ये आपके नहीं अलाउड उसके अंदर यूज करना इंग्लिश लैंग्वेज डायरेक्टेड राइटिंग 1123 के अंदर। वही आगे बात सिंबॉलिज्म और इमेजरी आपने नहीं यूज करनी, टास्क फुलफिलमेंट का टास्क है। अब आ गया आपका क्रिएटिव राइटिंग का। अच्छा, इनमें आपको एक स्पेसिफिक जगह है जहां पे थोड़ी सी छूट मिलती है डायरेक्टेड राइटिंग में, वो ये है कि अगर आप स्पीच लिख रहे हैं तो स्पीच में आपको इस हद तक वो होता है, थोड़ी सी छूट होती है कि कुछ जगहों पे जस्ट फॉर लाइक अ चेंज, सिर्फ उसके अंदर एक बात का स्टाइल बदलने के लिए, सिर्फ बात का एक अंदाज बेहतर करने के लिए, अगर आप स्पीच में चाहें, सिर्फ स्पीच के अंदर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तो वहां पे आप ये कर सकते हैं कि आप किसी एक दो जगह कॉन्ट्रैक्शन यूज कर लें, किसी एक दो जगह आप थोड़ी बहुत सिंबॉलिज्म या इमेजरी यूज कर लें, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि उसमें भी ओवर वो ना करना। उसमें होता क्या है कि बच्चे जो पिछली रात याद करके गए होते हैं ना सारे वर्ड्स, वो उठा के सारे लिख देते हैं, कहते हैं यार मौका मिल गया ना सारे स्पीच में डाल दो। तो ये नहीं करना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कहीं कहीं यूज करना चाहें कर सकते हैं, स्पोरेडिकली थोड़ा बहुत, ठीक है। अब आ गया एसे राइटिंग, जो आपका क्रिएटिव वाला पार्ट है। क्रिएटिव वाला पार्ट इसका बिल्कुल ऑपोजिट है काफी सारी चीजों में। कॉन्ट्रैक्शन आप वहां भी यूज नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्शन आपने सिवाय उस एक स्ट्रक्चर के जो मैंने आपको बताया है, उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज 1123 के पूरे पेपर में नहीं यूज करनी। पेपर 2 में अगर कहीं होती है कर लेना, पेपर 1 में नहीं करनी। आपने पेपर 1 के क्रिएटिव राइटिंग में भी कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं करनी। हाँ, पेपर 1 के क्रिएटिव राइटिंग में अगर कोई प्रोवर्ब फिट हो रहा है, नेचुरली फिट हो रहा है, ये ना हो कि आप पूरी स्टोरी, अगर आपने पिछले दिन रात को एक अच्छा सा प्रोवर्ब या एक अच्छा सा ईडियम याद करके गए हुए हैं, बच्चे करते गए हैं, वो पूरी स्टोरी इस तरह लिखते हैं कि कहीं ना वो ईडियम या प्रोवर्ब यूज हो जाए। एग्जामिनर इतने साल से पेपर मार्क कर रहा है, उसको अच्छी तरह पता है कि आपने ये बना के लिखी हुई है स्टोरी सिर्फ इस ईडियम को इंसर्ट करने के लिए। इस चीज़ को अवॉइड करें। नेचुरली इंसर्ट होता है कर दें, नहीं होता मिस कराएं। मैंने अपने किसी इंग्लिश के पेपर में नहीं इंसर्ट किया था कोई ईडियम या आपका प्रोवर्ब। मेरी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज का जो हमारा IGCSE का पेपर है उसमें भी डिस्टिंक्शन है, ठीक है। तो मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि आपको उसको हर जगह इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर नेचुरली इंसर्ट होता है जरूर करें, कोई मसला नहीं है। अगर नेचुरली नहीं होता तो उसको मिस कराएं। कोलोकियल लैंग्वेज या आपका स्लैंग वर्ड्स, आपकी कंट्रैक्शंस, इवन जो आपके क्रिएटिव राइटिंग वाला पार्ट है उसमें भी नहीं अलाउड। मैंने आपको बताया कि अच्छा, सिमिलीज एंड मेटाफर्स एडिकेटली यूज होते हैं, कहीं पे वाकई एडजस्ट हो रहे हैं जरूर करें, नहीं हो रहे तब भी मिस कराएं, कोई इशू नहीं है। उनको आपने भर्ती के हिसाब से एडजस्ट नहीं करना। वर्ड लिमिट आपकी क्रिएटिव राइटिंग की 350 से 500 वर्ड है। फिर मेरा आपसे वही रिक्वेस्ट है कि हम लोग उतने स्किल्ड नहीं है कि हम लोग 350 अल्फाज में बात पूरी कर दें। अपना ज़हन रखें 475 प्लस वर्ड्स का। अगर 510 515 तक जाते हैं कोई मसला नहीं है, 550 पे ना ले जाएं, वो उसकी कोई फ़ायदा नहीं है आपको, ठीक है।
5 चॉइसेस दी होंगी, कोई एक करना है, उसमें आपके पास आर्गुमेंटेटिव राइटिंग की भी चॉइस होगी, आपके पास डिस्क्रिप्टिव की भी चॉइस होगी, आपके पास नैरेटिव की भी चॉइस होगी। इनके ऊपर आगे बात करते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हमें किस किस तरह फॉलो करना है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जो जनरल क्वेश्चन बच्चे मुझसे पूछते हैं, यार एक्सप्रेशंस का मतलब मुझे बताएं कि एक्सप्रेशन आप किस चीज़ को कह रहे हो, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ फिर। अच्छा खैर, ऑन एक बच्चे कुछ ना कॉमन क्वेश्चन है, पहले मैं उनको जवाब दे दूं कि क्या हम क्वेश्चन पेपर की ब्लैंक पेज पे लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन पेपर के ब्लैंक पेज पे अपना आंसर नहीं लिख सकते। आप क्वेश्चन पेपर के जो ब्लैंक पेज होता है उस पर अपना जो क्वेश्चन की प्लानिंग है वो कर सकते हैं। उसमें रिक्वेस्ट ये होती है कि एंड में आप आने से पहले उसको इन ब्रैकेट करके एक लाइन उसके थ्रू क्रॉस काट के उसको आप कट करके आएँ, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि ये एक्स्ट्रा है। उसमें आप उसको बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आप बिल्कुल कट ऑफ करेंगे तो एग्जामिनर उसको डिस्क्रेडिट करता है। हो जाए गलती से तो उसमें कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना, लेकिन यह है कि बेहतर है कि उसको इस तरह कट करें कि नीचे लिखा हुआ नजर भी आ रहा हो और पता भी लग जाए कि कट हुआ हुआ है, इसमें हमारे इसमें शामिल नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर फिर उसमें ये चीज़ चेक करता है कि इस तरह तो नहीं कि बच्चे ने कोई उसमें चीटिंग का आंसर उसमें वहाँ पे किया हो, तो उसको इस तरह कट करें कि नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन कट किया हुआ आपका क्लियर हो जाए कि कट किया हुआ है, हमारे असल उसका हिस्सा नहीं है। हमेशा यार अपने आंसर्स को पहले प्लान करना है। इसको मैं भी ना क्रिएटिव राइटिंग में आगे बात भी करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, एक बच्चों ने सवाल किया होता है कि सर कटिंग से हमारे ग्रेड पे असर पड़ता है, या कटिंग से जो है हमारा ग्रेड ख़राब तो नहीं होता। कटिंग का ग्रेड पे असर नहीं पड़ता, कटिंग के आपके डिस्टिंक्शन पे असर नहीं पड़ता, कटिंग के आपकी लैंग्वेज पे असर नहीं पड़ता। कटिंग का सिर्फ असर पड़ता है आपके एग्जामिनर की उस वक्त ना जो पेपर चेक कर रहा है उसके सहन के ऊपर। तो उसमें हो सकता है एट सम लेवल वो थोड़ा सा इस चीज़ पे आ जाए कि यार ये बहुत यानी बैड अटेम्प्ट हुआ पेपर है इन टर्म्स ऑफ हाउ इट लुक्स, तो उसमें वो थोड़ा बहुत डिस्क्रेडिट कर दे। देखो एक सीधी सी बात है, आपके सामने एक बहुत लजीज खाना आता है, ठीक है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी है कि आपको देख के लगता है कि यार ये क्या हो गया। तो ऑब्वियसली बात है, आप जितना भी खाने के टेस्ट को एंजॉय कर लो ना, वो मज़ा नहीं आएगा। वही अगर आपके सामने एक एवरेज बना हुआ खाना आता है लेकिन उसकी बहुत अच्छी जो है उसने प्रेजेंटेशन की हुई है, तो काफ़ी हद तक आपका जहन माइल हो जाता है कि यार नहीं ये मतलब इट इज़ समथिंग गुड। वही हाल आपके पेपर का। अगर आप पेपर इस तरह उसको करके दोगे कि उसको देख के उससे घिना आ रही हो, तो वो कहेगा यार नहीं ये पेपर ना उस लेवल का नहीं हुआ। और अगर आपको वो उसका जो है आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, वो उसको देख के यानी कि उसको ये नहीं होता कि काफ़ी एकदम से हैप हैजर्ड चीज़ उसके सामने आ गई है, तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट अच्छा पड़ता है। इसलिए कटिंग कम करें। अब इसमें एक और सवाल है, सर कटिंग हो गई तो हम लोग पूरा पेपर क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट करें? ऐसे नहीं करना, इतना टाइम नहीं है। अगर हो गई है हो गई, अब कुछ भी नहीं हो सकता, उसको आगे करें। आपने वहाँ से पेपर कंटिन्यू करना है, पूरा पेपर दोबारा लिखने नहीं बैठ जाना, टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, उसके बाद आ गया कि क्या मुझे पेंसिल से पहले लिखना चाहिए? यार पेंसिल से आपने पेपर अटेम्प्ट करने की गलती करनी नहीं है। उसमें होता क्या है कि आमतौर पे एंड में टाइम नहीं बचता, फिर बच्चे उसको नीट नहीं कर पाते, उनके जहन में होता है एग्जामिनर हमारा दोस्त है वो मार्क कर देगा। एग्जामिनर जो है पेंसिल से अटेम्प्ट की हुई चीज़ को मार्क करता ही नहीं है, तो आपका वो ग्रेड गया, 0 आएगा उसमें। तो आपने डायरेक्टेड राइटिंग में प्लानिंग, देखो प्लानिंग करनी होती वाला सीन जो है वो ना तो डायरेक्टेड में होती है ना क्रिएटिव में, ज़रूरी नहीं है। कर लें तो बेहतर है, ताकि आपको पता हो आप लिख के आ रहे हो। क्योंकि आमतौर पर बच्चे फिर मिक्स कर जाते हैं लिखने वाले को, कोई बात कहीं कर रहे होते हैं, कोई कहीं कर रहे होते हैं। प्लानिंग कंपलसरी नहीं है, कर लेनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक मेन चीज़ आ गई, ये भी मैं पैराग्राफ वाली बात भी आगे करता हूँ इसके अंदर भी, अभी इसी क्वेश्चन में आ जाएगी। तो आपने डायरेक्ट अपने जो है उससे परमानेंट इंक से प्लानिंग करके लिख लेंगे तो इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक मेन चीज़ आ जाती है कि सर हम लोग पैराग्राफ्स कितने बनाएं? एग्जामिनर रिपोर्ट्स में एग्जामिनर ने बार बार ये बात की है कि मुझे ऐसा पेपर बेहतर लगता है कि इसमें अंदर पैराग्राफ्स बने हो कंपेयर टू इसमें ना बने हो। डायरेक्टेड राइटिंग में आप 5 पैराग्राफ्स इज गुड इनफ। इसमें पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन का आ गया, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ बॉडी का आ गया जो कि आपके की पॉइंट से लिंक्ड होगा, आखिरी कंक्लूजन का आ गया। जो आपका क्रिएटिव राइटिंग है उसमें राउंड अबाउट 5, 6, 7 to 8 पैराग्राफ्स इज गुड। आप 10 बना लो पैराग्राफ, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक पैराग्राफ बनाओगे वो बुरी बात है, क्योंकि उसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है एज इन टर्म्स ऑफ हाउ योर कंटेंट इज स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो पैराग्राफ्स अगर आप क्रिएटिव राइटिंग वाला पार्ट पूछ रहे हैं 6 से 10 के बीच में गुड है। अगर आप डायरेक्टेड राइटिंग पूछ रहे हैं समवेयर 4 से 6 के बीच में इट्स गुड। ठीक है, क्योंकि वर्ड काउंट डिवाइड ही उस तरह होता है। कोशिश करनी है पैराग्राफ रिलेटिवली सिमिलर साइज के हों, ये ना हो कि एक पैराग्राफ एक लाइन को अगला 10 पेजेस पे जा रहा हो, तो एक रिलेटिवली सिमिलर साइज के रखें। 3 से 5 लाइन्स गुड, एक अच्छी अमाउंट है पैराग्राफ की, आपका सही रह जाता है। ठीक है, अब आ गया जी डायरेक्टेड राइटिंग का। रिकमेंडेड टाइम मेरी तरफ से 40 से 45 मिनट्स है। इससे ज़्यादा टाइम अगर आप लगाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ गया
मैंने आपसे पहले बात की थी डायरेक्टेड राइटिंग, आपको डायरेक्टेड राइटिंग वाला जो टास्क है वो प्रॉपर आपको एक टास्क देता है और उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस में से डायरेक्टेड राइटिंग की कोई एक चीज़ मिस कर रहे हैं ना, तो आपका राइटिंग के मार्क्स भी कटेंगे, रीडिंग वाले मार्क्स भी कटेंगे। तो आपने, अब मैं आपको बताता जाऊंगा कि इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का मतलब क्या है, उसको एग्जैक्टली उस तरह ही फॉलो करना है। अच्छा, जो चीज़ आपको इंस्ट्रक्शन में नहीं बताई हुई ना, उसको लिखने से अवॉइड करें, क्योंकि प्लानिंग पेंसिल से कर लें फिर मिटा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। प्लानिंग आप डायरेक्ट पेन से करें, उसका रीज़न ये है कि पेंसिल वाली चीज़ में उसको एक हद तक ये रख सकता है एग्जामिनर को कि आपने कोई चीटिंग की भी चीज़ वो मिटाई है। आप पेन से करो, उसको क्रॉस आउट कर दो, कोई इशू नहीं है। पेंसिल से नहीं यूज, आपने अपना ओरिजिनल पेन यूज़ करना है, ये पेंसिल वाला ब्लंडर वहाँ पे करना ही नहीं है पेपर में। अब आ गया जी आपको इंस्ट्रक्शन। अब ये गौर से सुनते जाएं, मैं आपको दो एग्जांपल्स ना, दो आपको पास पेपर की एग्जांपल्स कोट करता जाता हूँ और ये समझाता जाता हूँ कि इसमें आपको उसने कहाँ क्या चीज़ बताई हुई है। देखो, पहले वो आपको देता है, आप जिस तरह जब वो आपको डायरेक्टेड राइटिंग का टास्क शुरू करता है ना, वो आपको सबसे पहले देता है उसकी सिचुएशन। किस तरह? वो या तो आपको कहेगा, फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा यू एंड योर फ्रेंड्स वेंट ऑन अ कैंपिंग ट्रिप वेयर वन ऑफ योर फ्रेंड्स फेल डाउन एंड हैड एन एक्सीडेंट। उसने आपको सिचुएशन बता दी। या फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल है, अब मैं ये दो ही एग्जाम्पल आगे कंटिन्यू करूंगा पूरे उसके अंदर। देयर वॉज अ रॉबरी इन द बुक स्टोर नियर योर स्कूल। अब आपको उसने पहले सिचुएशन बता दी। भाई जो सिचुएशन उसने बताई है प्लीज उसी को कंटिन्यू करें। अब होता क्या है, वो आपको कह रहे हैं योर फ्रेंड्स एंड यू वेंट ऑन अ कैंपिंग ट्रिप, वहां पे हादसा हुआ है। बच्चे कहते हैं कि हम लोग ना कल वो पार्क गए हुए थे पिकनिक मनाने, वहां पे हम लोग, वहां पे हादसा हो गया। या हम लोग उसमें जा रहे थे, हम लोग रोड पे जा रहे थे स्कूल, वहां पे हादसा हो गया। उसने आपको सिचुएशन बताई हुई है, सिचुएशन से डेविएट नहीं करना। सिमिलरली उसने बताया कि रॉबरी स्कूल के पास बुक स्टोर में हुई है, स्कूल के पास हाइपर मार्ट में नहीं हुई, स्कूल के पास किसी आपके उस पर नहीं हुई, रेस्टोरेंट में नहीं हुई। जो आपको ये भी नहीं कर सकते, ये जो है ना कि पहले से एक स्टोरी लिख के चले जाओ, उसको रट्टा मार के चले जाओ, उसको फिट कर दो। मैं इसका भी आपको रीजन बताता हूँ मसला क्या आता है। खैर उस पर आगे अभी बात करते हैं। एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ गया था, डायरेक्टेड राइटिंग में आपको बता रहा था कि इसके अंदर आपने सिचुएशन चेंज नहीं करनी, जो दी हुई है वही रखनी है। अब दूसरा आ गया कि वो आपको उसके बाद अप्रोच बताएगा कि यहां पे अब आपने एग्जैक्टली यहां पे आपकी सिचुएशन क्या है, आप क्यों ये टास्क लिखने वाले हो। जैसे जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दी है कि आप फ्रेंड्स कहीं गए थे, वहां पे आपको एक फ्रेंड के साथ हादसा हो गया है, तो उसमें वो आगे आपको ये बात कर सकता है कि यू आर द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ दिस पर्सन। अब वो आपको आपकी अप्रोच बताया है कि आप इस चीज में कहां फिट होते हो। यू आर द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ दिस पर्सन एंड हिज फादर हैज इंटरेस्टेड यू टू टेक केयर ऑफ हिम। यानी आप उस बंदे के करीबी तरीन दोस्त हैं, उसके अगले के फादर ने आपसे पूछना है कि यार ये क्या हुआ है सारा कुछ। या जो दूसरा रॉबरी वाला मैंने आपको बताया है, वहां पे ये आ सकता है कि यू वर द ओनली आई विटनेस ऑफ दिस रॉबरी, क्योंकि आप बिकॉज यू वर गोइंग बैक टू होम फ्रॉम योर स्कूल। अब भाई उसने जो आपको अप्रोच बताई है उसी अप्रोच के अंदर आए। वो आपको कह रहा है कि आप उसके क्लोजेस्ट फ्रेंड थे। बच्चे लिखाते हैं कि मैंने हमारे एक और कॉमन फ्रेंड से पूछा, उसने बताया। अगर आप क्लोजेस्ट फ्रेंड हो, आप ट्रिप पे उसके साथ हो, तो आप किसी और से क्यों पूछ रहे हो। सिमिलरली जो आपका सेकंड मैंने बात की आपको इसके अंदर उस वाली रॉबरी वाली, वो आपको कह रहा है यू आर द ओनली आई विटनेस्ड। बच्चे लिख रहे होते हैं कि मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे, हमने देखा रॉबरी हो रही, हम उसको बचाने गए, मैं बन गया उसमें एक हीरो, मैंने उसको कहाँ रॉबरी से रोक लिया, गेम खत्म। और भाई उसने आपको अप्रोच बताई है, उसने बताया कि आप कहाँ फिट होते हैं उसके अंदर, उसी अप्रोच के अंदर रहे। अपनी अप्रोच तब्दील नहीं करनी आपने उसके अंदर। वो मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी जरूरी है, अपनी वहां पे आपने क्रिएटिविटी नहीं दिखानी, वो जरूरी नहीं है। यहां तक बात मेरी क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं। जो नेक्स्ट बात है वो यहां ये हो रही है कि वो कहता है, फिर वो आपको टाइप ऑफ वर्क बताएगा कि आपने लिखना क्या है। वो कहेगा कि अब जैसे पहले वाला एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल यू एंड योर फ्रेंड्स वेंट ऑन अ कैंपिंग ट्रिप, योर फ्रेंड हैड एन एक्सीडेंट, यू आर हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड हिज फादर इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट द सिचुएशन। अब वो कहेगा राइट अ लेटर टू हिज फादर। वो आपको बता रहा है क्या लिखना है। बच्चे उठा के रिपोर्ट लिखाएंगे, हम लोग वहां गए, बड़ा खूबसूरत एरिया था, बच्चे गिर गए, उनकी डेथ हो गई। भाई वो आपको कह रहा है लेटर लिखना है, आप क्यों उस तरह उठा के उसके ऊपर रिपोर्ट लिख रहे हो। सिमिलरली जो मैंने आपको रॉबरी वाली एग्जांपल दी है, वहां पे आएगा द लोकल पुलिस हैज आस्क्ड यू टू राइट अ रिपोर्ट एज अ फॉर्मल विटनेसिंग ऑफ द इवेंट। अब वो आपको कह रहा है पुलिस कह रही है, आप वहां पे शुरू करोगे द लोकल न्यूज़पेपर हैज आस्क्ड मी टू राइट एन इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सो दैट दे कैन पब्लिश इट एंड मेक मी अ सेलिब्रिटी। भाई वो आपको आपकी अप्रोच बता रहा है, वो बता रहा है कि आप इसमें कहां फिट होते हैं। उसने आपको बता दिया है कि आप पुलिस के लिए रिपोर्ट लिख रहे हो, तो आपको टाइप ऑफ वर्क बताएगा। वो आपको यहाँ पे ऑडियंस भी बता दी है उसने। पहले वाले में ऑडियंस फादर हो गए, दूसरे वाले में जो ऑडियंस है वो आपकी पुलिस का, वही पुलिस और आगे पुलिस कम्युनिटी हो गई। फिर वो आपको बताएगा कि आप लिख क्यों रहे हो, यानी सॉरी वो आपको बताएगा कि आपने अब उसके बाद क्या लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो आपको बताएगा कि पहले वाली एग्जाम्पल है, वो कह देगा कि आपने अब अच्छा खैर वो आपको कहेगा इसके अंदर कि
यानी पहले वाली सर मैंने आपको एग्जांपल दी, उसमें वो कहते हैं कि आपने अभी जो एक्सीडेंट की वो है एग्जांपल है, वो आप उसमें कहता है कि अब ये आप इसलिए लिख रहे हो कि आपने एक्सीडेंट के बारे में उसके फादर को मुकम्मल इन्फॉर्म करना है और ये बताने कि भी उसके बाद क्या हुआ। अब वो आपको कह रहे हैं ये लिखना है, बच्चे वहां पे शुरू करेंगे नारान इज अ वेरी गुड एरिया इन पाकिस्तान, इट इज फुल ऑफ लश ग्रीन ट्रीज एंड, भाई एक्स्ट्रा नहीं लिखना, डायरेक्टेड राइटिंग है, टू द पॉइंट लेके लिखें। अगर आप टू द पॉइंट से हटेंगे तो फायदा नहीं होगा। टेंस और ग्रामर का बहुत इफेक्ट है पेपर के ऊपर, लैंग्वेज के मार्क्स हैं और बच्चों के बहुत मार्क्स खराब होते हैं इसकी वजह से। मैं कुछ चीजें इसमें से ना इस सेशन के एंड में टच करूंगा, इंशाल्लाह मैं बात करूंगा जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। फिर वो आपको बताएगा कि आपका इसमें फोकस क्या है। वो फोकस वो 3 पॉइंट्स होते हैं। देखो भाई, अगर आप उन फोकस 3 पॉइंट्स के ऊपर उनको डिटेल में कवर कर लेते हो ना, तो आपका पेपर का जो वर्ड लिमिट है रीच हो जाएगी, बल्कि उस तक कम पड़ जाए। मसला क्या आता है, बच्चे उन वर्ड्स को, उन जो आपको सॉरी की जो वो दिए होते हैं 3 बुलेट पॉइंट्स, उनको एक एक लाइन में आंसर कर देते हैं। जैसे वो कहता है व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड, वो लिखते हैं येस्टरडे एट माय हाउस, चलो भाई बात खत्म। भाई उसने आपको वो फोकस कीवर्ड की यानी फोकस जो की सेंटेंस है इसलिए दिया है कि आप उसको प्रॉपरली उसके आंसर करो, उसमें अपनी बात पूरी कन्वे करो। जैसे अगर उसने आपसे पूछा है व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड, तो पूरा बताओ। व्हेन के अंदर आपने डेट, टाइम और हो सके तो कोई कॉमन उसके टाइम का इवेंट भी बता सकते हो कि उस टाइम के वक्त ये हो रहा था। डेट पूरी बताएं कि किस दिन किस ईयर, उसको नहीं पता कि आप 2020 में लिख रहे हैं, आपने प्रॉपर लिखना है। इस तरह आपका अगर वो वेयर पूछ रहा है, वेयर बच्चे लिखते हैं एट अली टी स्टॉल, भाई उसे क्या पता अली टी स्टॉल कहाँ है। इसमें आपने जेहन में रखना है कि आपको इस चीज़ में याद रखना है कि आप मुकम्मल बताओगे। फॉर एग्जाम्पल के जैसे अगर आप किसी एरिया का बता रहे हो इन इस्लामाबाद फेडरल टेरिटरी पाकिस्तान at around 6 p.m. on Tuesday, for example 22nd of September 2020, near the main whatsoever area in front of the flam building। यानी देखो रीजन ये होता है कि एक बंदा जो वहां नहीं मौजूद, उसको देखो एक बच्चे के फादर आपसे पूछ रहे हैं कि मेरे बेटे के साथ एक्सीडेंट हुआ है, आप उसके ऊपर लिख के बताओ, या आप उसको लेटर लिख रहे हैं उनको, और आप उनको कह रहे हैं इन इस्लामाबाद। उनको क्या फायदा हुआ, उनको पता भैया इस्लामाबाद गए हुए थे। उनको क्लियर हो कि भाई किस जगह पे क्या बिल्डिंग थी, किसके सामने, रोड के इस साइड पे उस साइड पे। अब इतनी डिटेल में ना चले जाना बच्चे, फिर बच्चे ना उसमें बड़े सेंटिव जाते हैं, फिर ये भी लिखने लग जाते हैं कि 2 steps आउटसाइड द रोड, ये नहीं। लेकिन मतलब एक आपको पता हो कि कोई मेन उसका एरिया, जो मेन कोई प्रॉपर उसका लैंडमार्क एरिया वो साथ कौन सा आ रहा है, उसको मेंशन करें वहां पे, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके बाद आ गया नेक्स्ट, वो आपको कहेगा कि वो कहता है कि ये बताएं क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। बच्चे लिखते हैं ही फॉल डाउन एंड ब्रोक हिज लेग, हम्टी डम्टी वाला सीन, ही सैट ऑन द वॉल, फॉल डाउन, ब्रेक हिज हेड। भाई वो वाला आप देखो, उसको 1 वर्ड में नहीं आंसर करना, 1 लाइन में। डेट हमें करंट ईयर की लिखनी ही होगी, या कुछ भी लिख सकते हैं यार। वो हमेशा वर्ड यूज करता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो हमेशा वर्ड यूज करता है रिसेंटली या लेटली का, जिसका मतलब ये होता है इन द नियर पास्ट। जैसे आपका लास्ट 1 वीक हो गया, 1.5 वीक हो गया, वो टाइम कोशिश करें उसी की डेट में रहे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वो कहता है कि आपने एक्सप्लेन कंप्लीटली। जैसे फॉर एग्जांपल आप उसे कहोगे भाई, आप कहते हो कि वो ना पहाड़ पे चढ़ा, ही वेंट ऑन द माउंटेन, ही फॉल डाउन एंड ब्रोक हिज लेग। उसे एक्सप्लेन करोगे भाई वी वर डिसाइडिंग दैट वी हैड अ डिसीजन दैट वी विल गो ऑन अ हाइकिंग ट्रिप, बट ऑन द हाइकिंग ट्रिप ही स्लिप्ड एंड फॉल डाउन। अब उसमें ये बताओ कि भाई स्लिप हुआ है, आपने उसको इमेजिनरी एड्रेस लिख सकते हैं। एड्रेस लिखना ही नहीं है भाई, ये भी याद रखना, मैं बताता हूँ, ये भी आगे लेटर के उसमें बताऊंगा आपको पूरा कि एड्रेस कहाँ लिखना है, कितने लिखने, कुछ नहीं लिखना। खैर मैं आपको बता के रहा था, उसमें मेन बात ये कि अब उसको ये आपके देखो, उसके फादर को इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है कि वो गिर गया, उन्हें पता गिर गया, उनको इस चीज में इंटरेस्ट है कि भाई कैसे गिर गया। आप बताओ कि हम ऊपर गए थे, स्लिप हो गया, बर्फ ज्यादा थी, स्लिपरी एरिया था, हमें अंदाजा नहीं था, हम पहली दफा कर रहे थे, शॉक में चले गए, हमने प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं पहनी हुई थी। आप उस बात को एक्सप्लेन करो। बच्चे he went on, he fall down, he broke his leg। और भाई पूरी बात बताओ कि अगले बंदे को उसका फायदा हो। ये मेजर इशू है, इसको ध्यान में रखना है कि फोकस जो की पॉइंट्स हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अगर आप उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर दोगे, रेलिवेंट डिटेल में। अच्छा, एक और मसला है, फिर बच्चे जब डिटेल लिखने पे आते हैं ना, हमारे उसमें वो है ना, हमारे उसमें नहीं, हमारे ब्लड में एक चीज होती है, सब कॉन्टिनेंटल रीजन में आप देखोगे या तो काम करते नहीं, या फिर हम करते हैं तो फिर नहीं पा देते हैं, वही वाला सीन होता है। अब उसमें इशू क्या है कि बच्चे जब लिखने पे आते हैं ना, फिर वो इतने हद तक डीप डेप्थ में चले जाते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होता। देखो रिक्वेस्ट ये है कि आपने मोतदिल उसमें, लेकिन आपकी बात क्लियर हो, पूरी सिचुएशन क्लियर हो, दैट्स वेल एंड गुड। आपकी बात क्लियर हो गई, आपका वर्ड काउंट खुद ही इसमें रीच हो जाएगा। कोशिश करें कि हर पॉइंट को आप एक पैराग्राफ जरूर दें, आपका उसमें ही बात कवर हो जाती है। रेलिवेंट डिटेल्स लिखें, इरेलीवेंट बात नहीं लिखनी। अच्छा, इरेलीवेंट बात लिखना और रिपीटिशन, ये 2 चीजें कैम्ब्रिज के किसी पेपर में इतना बड़ा ब्लंडर है कि आपका A स्टार को D बना सकती हैं।
डायरेक्टेड राइटिंग में रिपीटिशन नहीं करनी, क्रिएटिव राइटिंग में रिपीटिशन नहीं करनी। द मोमेंट यू स्टार्ट रिपीटिंग स्टफ, एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आपके पास अब नया कंटेंट, अकल खत्म हो गई है, यहाँ से ना रिपीटिशन शुरू हो रही है, वो आपको डिस्क्रेडिट करेगा, इरेलीवेंट बात लिखोगे, रिपीटिशन करोगे, इंतहाई डिस्क्रेडिट करेगा। बेशक जितनी इंपॉर्टेंट बात है रिपीट नहीं करनी, सिर्फ स्टोरी राइटिंग के अंदर। अभी हम डायरेक्टेड राइटिंग की बात करें, लेकिन मैं एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि स्टोरी राइटिंग या जो नैरेटिव राइटिंग है वो एक ऐसा जॉनर है जहां पे आप अफेक्ट क्रिएट करने के लिए बात को रिपीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप वहां उसमें आप ये कि आप उसमें काफी हद तक बात वो अफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, बहुत ज्यादा जो है आप उसको बेहतर कर सकते हो, लेकिन वो भी एक दो जगह पे। ये ना हो कि उठा के पूरा जो आपका नैरेटिव राइटिंग का सेशन है ना, वो पूरा जो आपका वो है ऐसे उसमें बात रिपीट ही हो जा रही है। अफेक्ट जो आपका अफेक्ट होता है वो एक या दो दफा क्रिएट होता है, मैक्सिमम 1000 दफा अगर आप बात को क्रिएट करोगे तो अफेक्ट क्रिएट नहीं होता, वहां आपकी जो बात है खराब हो जाती है। इसको आपने ज़हन क्लियर कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया इंट्रोडक्शन। डायरेक्टेड राइटिंग में इंट्रोडक्शन ना देना प्रॉपर, ये इतना बड़ा ब्लंडर है जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रेड खराब होता है। देखो इसमें एक चीज क्लियर करो, अगर आप एक डायरेक्टेड राइटिंग की चीज लिख रहे हो, उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे ना, तो अगला बंदा आपकी बात सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी अपने सेशन में एक एग्जांपल दी थी, आप मैगजीन का वो लिख रहे हैं, ठीक है, आप एक मैगजीन के बारे में लिख रहे हैं, सॉरी मैगजीन में आर्टिकल आया है, मैगजीन में एक आर्टिकल आया जिसके अंदर जी बात ये हुई है कि आपको वो आर्टिकल पसंद नहीं आया, आप वो न्यूज़पेपर बड़े अरसे से पढ़ रहे हो, आप बड़े उसके एक ना पैसिव फॉलोअर हो, एक्टिव फॉलोअर हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि हम जब छोटे थे तो उस वक्त स्मैश मैगजीन एक बड़ा ना फेमस मैगजीन था, बच्चे बहुत पढ़ते थे उसे। अब आप 10-15 साल से एक मैगजीन पढ़ रहे हो, उसके अंदर एक आर्टिकल ऐसा आ गया जो आपको नहीं पसंद आया। इसको ना जरा एग्जाम को साइड पे रख के सोचो कि आप करते क्या हो, यानी बच्चा लिखता है करता क्या है। आमतौर पर बच्चे ये करते हैं, वो लिखना शुरू करेंगे, डियर सर, योर मैगजीन सबमिटेड अ ब्लंडर आर्टिकल एंड आई एम एक्सट्रीमली अशेम्ड दैट आई हैव बीन रीडिंग योर मैगजीन। ऐसा लेटर अगर मेरे सामने आ जाए ना, चलो कोई और बंदा होगा, हो सकता है कि वो ठंडे दिमाग से सोच ले उसके ऊपर, मेरे सामने ऐसा लेटर आ जाए, मैं उस बंदे को कॉल करूंगा, मैं उस बंदे की वो बेइज्जती करूंगा कि मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। अब यही बात है एग्जाम के अंदर, आप एक न्यूज़पेपर के मैगजीन के राइटर को आप एक वो लिख रहे हो, उसको आप एक प्रॉपर वो लिख रहे हो, उसका लेटर लिख रहे हो, और उसके अंदर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, योर मैगजीन सबमिटेड अ ब्लंडर आर्टिकल एंड आई एम एक्सट्रीमली अशेम्ड। वो क्यों पढ़ेगा भाई? उसको पहले ये बताओ कि आप किस पर्सपेक्टिव से लिख रहे हो, आपकी अप्रोच क्या है। भाई मैं उसे कहूंगा कि यार आई हैव बीन रीडिंग, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। आई हैव बीन रीडिंग योर आर्टिकल फॉर द लास्ट 10 to 15 years and it has been an amazing, it has been a good pleasure to read all these things and I think that your content is good for everyone and it helps everyone to understand different things। यहां तक बात हो गई। अब उसको पता है कि आप एक अच्छी नीयत से लिख रहे हो, आप उसको गुड गाइड कर रहे हो, वो आपकी बात पर सुनेगा। आप उसको डायरेक्टली कहते हो भाई तुम्हारा आर्टिकल्स में ना गंदा आर्टिकल आया था, मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसे को फाड़ के फेंक दो, फायदा कोई नहीं है, वो क्यों पढ़ेगा? उसे कोई शौक नहीं है आपकी बात सुनने का, ठीक है। तो डायरेक्टेड राइटिंग में प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। अगर आपकी डायरेक्टेड राइटिंग में प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं है, यू हैव लॉस्ट योर मार्क्स एट द स्टार्ट। कंक्लूजन देना जरूरी है। बच्चे करते क्या है, आखिरी पॉइंट खत्म करते हैं, मैगजीन आर्टिकल लिख रहे हैं, आखिरी पॉइंट खत्म किया, या रॉबरी वाला लिख रहे हैं, आखिरी पॉइंट खत्म किया, योर नेम डेट और करके खत्म कर दिया। भाई बात को खत्म तो करो, अगला रीडर बैठा हुआ है कि अगली बात आने वाली, अगली बात आने वाली, अगली बात आई नहीं। उसमें तरीका क्या है, जैसे रॉबरी वाला आप लिख रहे हो तो एंड में लिखो कि सच सोशल इश्यूज कैन डिक्रीज इफ प्रॉपर सीसीटीवी कैमरास आर इंस्टॉल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द स्ट्रीट्स। या फॉर एग्जांपल कोई उसमें आप अपनी राय दे दो, कोई उसमें वो आपको आमतौर पर टास्क में बताता है कि आपने किस तरह एंड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल गिव योर सजेशन अबाउट हाउ टू सॉल्व द इशू, या ये जो लेटर होगा उसमें कहेगा कि प्लीज टेल द फादर अबाउट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। जैसे लोग आए, हमने मिलकर उसको हॉस्पिटल लेके गए, लड़के को, उसका वहाँ इलाज हुआ, वो ठीक हो गया है, उम्मीद है वो ठीक हो जाएगा, इस तरह की बातें। भाई उसका प्रॉपर एंड दो। तो ये आपकी डायरेक्टेड राइटिंग कुछ मेजर ब्लंडर से बच्चे करते हैं, इसमें मार्क्स खराब होते हैं। अच्छा, अब स्टार्ट वाली बात हमारी होगी, इंट्रोडक्शन प्रिसाइज हो, कंसाइज हो। ये ना कि 300 अल्फाज की इंट्रोडक्शन लिख दें, 50, 60, 100 वर्ड्स इज गुड, लेकिन ये है कि इससे भी कम लिखें। कोशिश ये हो कि 50 वर्ड्स के अंदर आपकी प्रिसाइज कंसाइज इंट्रोडक्शन हो जाए, टू द पॉइंट हो, बात से शुरू हो, ये ना हो कि एक्स्ट्रा बातें उसमें हो रही हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया आपका, वो आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में जो आखिरी चीज देता है, जिसको आपके रीडिंग के मार्क्स होंगे, वो आपको कहेगा कि इसके अंदर आपकी टोन क्या है। वो आपको कहेगा राइट योर, मेक श्योर दैट योर लेटर इज कंपैशनेट एंड ग्रीविंग, यानी आपकी तरफ से उसमें कंपैशन शो हो रहा है और थोड़ा सा आपकी ग्रीवियस टोन है। या वो आप कहेगा मेक श्योर दैट योर एक्सीडेंट वाला जो लेटर है वो इनफॉर्मल हो। यार देखो, जिस भी आप दोस्त के फादर को लिख रहे हो ना, उसमें असल में फॉर्मल इनफॉर्मल में आपने एक चीज को ध्यान में रखना है, आपकी लैंग्वेज पे फर्क नहीं पड़ता।
फॉर्मल इनफॉर्मल में आपके वे ऑफ राइटिंग पे फर्क बहुत कम पड़ता है, आपकी स्टार्टिंग एंडिंग की टेक्निक पे ज्यादा फर्क पड़ता है। वो मैं आपको भी अब इसके बाद समझाता हूँ। अच्छा, मैं बात क्या कर रहा था, वो आपको टोन बताएगा कि कंपैशनेट रखना है, आपको बता देगा कि यार आपने अपने उसको एक्साइटिंग रखना है, एक्सूबरेंट रखना है, उसकी जो टोन है फॉलो करो। वो आपको कह रहा है एक्साइटिंग रखना है, बच्चा लिख रहा है आई एम एक्सट्रीमली सैड अबाउट व्हाट दिस हैपेंड, फिर वो अच्छा वो आपको कह रहा है कि आपने उसको वो रखना है, सैड रखना है, आई एम सो हैप्पी टू टेल यू दैट योर सन फॉल डाउन एंड ब्रोक हिज लेग। भाई वो आपको टोन बता रहा है कि यार आपने किस टोन में लिखना है, आपने किस तरह बात करनी है, उसी टोन के अंदर हो। आप उठा के टोन बिल्कुल उल्टी दिखाते हो, क्या फायदा, आपको मार्क्स देगा नहीं, उसके कभी मार्क्स नहीं देगा। तो ये वो चीजें आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्टेड राइटिंग की, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स इंशाल्लाह सही आएंगे। इनको फॉलो ना करना वो मेजर ब्लंडर है, इसकी वजह से बच्चों के मार्क्स कटते हैं। अच्छा, अब आ गए हमारे पैटर्न्स। कोई एड्रेस नहीं लिखना, इसको ज़हन में क्लियर कर लें। मैं आपको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ, अच्छे अल्फाज में बता रहा हूँ, बात क्लियर कर रहा हूँ। कोई एड्रेस नहीं लिखना, ठीक है। वो आपको पेपर में डायरेक्टेड राइटिंग में ये चीज़ बताता है कि स्टार्ट योर लेटर विद डियर सर। जब वो आप एग्जामिनर आपको अपने मुंह से कह रहा है डियर सर से स्टार्ट करो, आपके जो प्रोफेसर ने कॉलेज में वो कह रहे हैं बेटा ऊपर पहले अपना एड्रेस लिखना, फिर सब्जेक्ट लाइन लिखना, फिर अपने चाचे का एड्रेस लिखना, फिर एक और सब लाइन लिखना, फिर मेरा एड्रेस भी लिख देना कि मुझे पता लगे मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, फिर एक और लिखना, फिर एंड में एक और एड्रेस लिख देना। क्यों लिख देना भाई? आपको वो कह रहे हैं स्टार्ट विद डियर सर, डियर सर लिखो, स्टार्ट कर दो। कोई एड्रेस डाल के टाइम ज़ाया नहीं करना अपना। इसको प्लीज ध्यान में क्लियर करें, ये मेजर ब्लंडर है, बच्चे करते हैं इसके अंदर। वो आपके एड्रेस चेक करने के मार्क्स नहीं दे रहा आपको। ये कैम्ब्रिज के पेपर हैं, यहाँ पे आपको गिट नाप करके मार्क्स नहीं मिलते, यहाँ आपको मार्क्स मिलते हैं कंटेंट के, ठीक है। वो आपको मार्क्स देगा, आपके कंटेंट के मार्क्स देगा, वो आपको मार्क्स देगा, आपकी राइटिंग के मार्क्स देगा, वो आपको मार्क्स देगा। तो वो आपको मार्क्स इस चीज़ के देगा कि आप उसकी इंस्ट्रक्शंस को कितना फॉलो कर रहे हो। वो आपको इस चीज़ के मार्क्स नहीं देगा कि आप ऊपर अपने टीचर को अगले 10 साल में फिर उसको ना अपने पेजेस पे लगा रहे होते हैं, फलां सेलिब्रिटी टीचर हु हैज टॉट फलां फलां फलां, उसको करने के लिए वहाँ पे उसका एड्रेस लिखवाओ। भाई क्यों लिख के आ जाओ यार, वो मांग ही नहीं रहा आपसे। अब आ गया कि उसको आपने ख़त्म किस तरह करना है। ख़त्म करने का देखो यार तरीका ये है कि वहाँ पे बिल्कुल सिंपल होता है। ये जो योर सिंसियरली वाला वर्ड है ना, ये एक इंतहाई मतलब ना इसे कह लो कि ओल्ड लंदन स्टाइल वर्ड है, इसको हमने यूज़ नहीं करना। अगर आपका फॉर्मल लेटर है, योर्स ओबीडियंटली लिखें, और योर्स में कॉमा नहीं आता, एपॉस्ट्रोफी नहीं आता, यानी योर्स जो होता है YOURS होता है, इसमें एपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा। एक छोटा सा गलती बच्चे और कर जाते हैं, बता रहा हूँ। तो योर्स ओबीडियंटली, और अगर आपका वो है इनफॉर्मल लेटर है तो योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली, गुड वर्ड्स हैं, ठीक है। योर्स ट्रूली इसलिए नहीं लिखना क्योंकि योर्स ट्रूली बच्चे ये भूल जाते हैं कि एंड में ई आता है या नहीं आता, तो मुझे खुद भी याद नहीं, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने एक चीज़ मेन हो गई। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बड़ी मेन बात है। बच्चों का एक सवाल आता है सर कॉमा कितने डालने हैं, 1 डालने हैं, 2 डालने हैं, कॉमा नहीं डालने एंड में। आप चाहो तो फिर आप हर जगह कॉमा डालो, डियर सर के बाद भी डाल दो, ठीक है। एंड में भी आप उसके योर्स ओबीडियंटली के बाद डाल के, अगर फॉर्मल लेटर है तो आपका साइन आएगा, यानी योर्स ओबीडियंटली, उसके बाद आ गया आपका साइन, आपका नेम, और उसके बाद आपकी उस दिन की डेट आ गई। डेट आप जिस भी फॉर्मेट में लिख दें बिल्कुल मैटर नहीं करती, लिख दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लिखनी जरूरी है। अच्छा, उसमें आपने मैंने बताया कि अगर डालो तो फिर एंड में फुल स्टॉप डाल देना, बाकी सबके साथ कॉमा ना डालो, किसी के साथ ना डालना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आम तौर पे ये भी उसने दिया होगा, जो आपका स्टार्टिंग वाला होगा ना वो भी उसने दिया होगा, वहां देखना, वहां उसने लिखा होगा डियर सर कॉमा या डियर सर सिंपल। अभी भी पास पेपर उठा लो, वहां भी देख, तो उसको वहीं देख लो यार। उसने हर चीज़, मैंने आपको बताया कि कैम्ब्रिज के एग्जाम में हर चीज़ पेपर बता देता है। उसमें जो एकेडमी के टीचर्स होते हैं ना, जो अपनी बहुत सारी अकल उसमें डालते हैं, इतना सारा उसमें अपना बिग थिंक करके माइंड डालते हैं। जो नर्स के स्टूडेंट है वर्ड समझ गए होंगे बिग थिंक का मतलब क्या है, तो बहुत सारा बिग थिंक करके अपना माइंड वहाँ पे डाल देते हैं, उसके फिर पूरी कढ़ाई बनाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपको एग्जाम कह रहा है वो करें। एंड में अपना जो, अगर आप उसको शुरू में उसने कॉमा डाला हुआ है आप भी डाल दें, नहीं डाला हुआ ना डालें। कॉन्टेंट के मार्क्स हैं, इन चीज़ों के मार्क्स नहीं है। ये हो गया आपका लेटर का स्ट्रक्चर। जो आपकी रिपोर्ट है उसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। रिपोर्ट में आपने शुरू में उसने आपको दिया होगा फिर से कि डियर सर, डियर अंकल, व्हाट्सएवर करके आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। और जो आपकी रिपोर्ट की एंडिंग होती है वो आपकी होती है एंड में आप लिखोगे उसका अपना सिग्नेचर, अपना नेम, अपनी डेट। जो आर्टिकल राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग में जो मिडल होता है ना आपका, जो आर्टिकल का सेंटर होता है, टॉप सेंटर, वहाँ पे आपका आर्टिकल का टाइटल आता है, ठीक है, जो आपके उससे कंटेंट से रेलिवेंट हो। उसके बाद उससे नीचे आप लिखते हो बाय, यानी कॉलन, उसके बाद लिख के अपना नाम लिखते हैं मिडिल में ही। एंड में आप डेट डाल दें, ये वेल एंड गुड हो गया। जो आपकी स्पीच है उसके अंदर आप शुरू करोगे किसी ग्रीटिंग से, डियर स्टूडेंट्स, या फॉर एग्जांपल माय ऑनरेबल टीचर्स व्हाट्सएवर, यानी जो आप जिसको एड्रेस कर रहे हैं उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे। हर पैराग्राफ से पहले कोशिश करेंगे कि आप ग्रीटिंग को रिपीट कर दें, जैसे हर पैराग्राफ से पहले
माय ऑनरेबल टीचर्स या रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट व्हाट्सएवर, वो आप उसको साथ साथ ग्रीट करते रहेंगे, एंड में आप डेट डाल दें ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो हो गया आपके पैटर्न्स। अच्छा, उसके बाद इसमें कोई और चीज़ आती है, 1 मिनट, रिपोर्ट आ गई, इसमें आपका स्पीच आ गई। अच्छा, एक बच्चा बार बार मुझसे यानी यहाँ पे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं उसका आर्टिकल में। यार देखो, रिपोर्ट और आर्टिकल में सबसे मेजर फ़र्क ये होता है कि 99.9% ऑफ द टाइम्स रिपोर्ट में आप फर्स्ट पर्सन नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको जहन में क्लियर कर लें। जो आपका आर्टिकल होता है उसमें आप कुछ जगहों पे फर्स्ट पर्सन यूज़ कर सकते हैं। रिपोर्ट में जब तक उसने एक्सप्लिसिटली ना कहा हो, फर्स्ट पर्सन यूज़ करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, मार्क्स कटेंगे। रिपोर्ट फॉर्मल होती है और उसमें मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट का मेन मकसद ये होता है कि जो बंदा उस इवेंट पे या उस सिचुएशन में नहीं है मौजूद, वो उसको मुकम्मल कर सके, उस बात को क्लियरली वो कर सके, डिवाइस कर सके, उसके बारे में समझ सके, ठीक है। यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसके बाद यार जो बच्चे बार बार ये पूछ रहे हैं सर नीचे कहाँ देख रहे हैं, यार देखो मैंने अब साथ मेरे अपने ही नोट्स खोले हुए हैं, ये आपको उनके नज़र भी आ जाएंगे। सुबह मैंने डाला भी था कि हमारी वर्कशॉप जो है इन्हीं नोट्स को फॉलो करेगी, हमारी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। इनको आप साथ साथ अगर आप भी चाहो तो खोलो, आपके लिए आसानी हो जाएगी फॉलो करना कि वर्कशॉप में हो क्या रहा है। तो ये जो बार बार लोग पूछ रहे हैं नीचे क्यों देख रहे हैं, वो भाई ऑब्वियसली उसके साथ साथ नोट्स में उसको फॉलो कर रहा हूँ ताकि मैं आपको कोई चीज़ मिस आउट ना कर दूँ बताने में, कोई चीज़ ऐसी है जो रह ना जाए। सब्जेक्ट लाइन की कोई जरूरत नहीं होती भाई, मैंने आपको बताया कैम्ब्रिज के पेपर में ऐसी चीज़ों की जरूरतें नहीं होती हैं, आपके कंटेंट की जरूरत होती है, टाइम वेस्टिंग चीज़ें पे अपना टाइम ज़ाया ना करें। अब आ गया यार कंटेंट राइटिंग वाला पार्ट। हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है, टाइम तो हमारा 1 घंटा हो गया पूरा सेशन को माशाल्लाह, लेकिन ये है कि हमारे पास बैटरी बहुत कम है। चलें इसको कवर करते हैं। क्रिएटिव राइटिंग में ब्रो जो चीज़ें हमने ज़हन में रखनी है वो क्या है, इसको आप यार वेबसाइट जो बच्चे पूछ रहे हैं educatorchange.com पे जाके, educatorchange.com पे जाने के बाद फ्री मटीरियल वाले सेक्शन में जाएं, फ्री मटीरियल वाले सेक्शन के अंदर या फ्री एजुकेशन वाले सेक्शन में जाएं। फ्री एजुकेशन वाले सेक्शन के अंदर जाके वहाँ पे नीचे पहली पोस्ट होगी वर्कशॉप का मटीरियल, एंड दैट्स जहाँ पे हमारा आपको पूरा ये उसके नोट्स मिल जाएंगे। मैंने इसके जो अगर आप मेरे पेज के ऊपर तीसरी चौथी पोस्ट देखें मैंने वहाँ भी लिंक डाला हुआ है, ठीक है। अच्छा यार, उसमें अब आ गया हमारा क्रिएटिव राइटिंग का 350 से 500 वर्ड, फिर वही रिक्वेस्ट है 475 से आपने वो नहीं जाना ये। अच्छा यार, एक स्टूडेंट ने बल्कि नीचे ना लिंक शेयर कर भी दिया है, ठीक है। अच्छा, उसमें ना आपने ज़हन में रखना है कि आपने 475 वर्ड से नीचे नहीं जाना। फिर वही बात है कि हमारी इंग्लिश की इतनी क्वालिटी नहीं होती, कंबाइनली सबकी बात कर रहा हूँ, 1-2 हो सकता है। हमारे साथ एक स्टूडेंट था, मेरा क्लास फेलो था, बड़ा अच्छा दोस्त भी था, तैमूर मेरा ख्याल उसका नाम था। तो उसकी इंग्लिश वाकई ना उस लेवल की थी कि पढ़ के पता लगता था कि यार ये ना बात शुरू करेगा, बात में सब पावर होगी, वो बात थोड़े अल्फाज में पूरी कर लेगा। लेकिन हम सबकी उस तरह की इंग्लिश नहीं होती, हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप वर्ल्ड लिमिट अपनी ना मीट करने का वो करें। कम अल्फाज में बात पूरी नहीं हो पाएगी। 475 वर्ड्स इज अ गुड लिमिट, 475, 500, 515, 520 दैट्स गुड। अच्छा, इसमें आ गया आपका, यहाँ वो आपकी क्रिएटिविटी टेस्ट कर रहा है। देखिए मेरी आपसे बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है, इसके अंदर क्रिएटिविटी कॉपी करने से नहीं बनती। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात कोट करता हूँ, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। एक चीज़ है कि आपने अपने जहन से एक बात बना के लिखी, ठीक है, आपके जहन ने एक चीज़ को प्रोड्यूस किया, वो आपकी क्रिएशन है। एक ये है कि फ़र्ज़ करो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक सुबह बैठ के नोट्स लिखता हूँ, 3-4 घंटे लगाता हूँ उसमें, मैं अपनी जहन से पूरा सोचता हूँ कि यार हाँ यहाँ एक चीज़ कॉमन है, एक वो नोट्स हैं। एक ये है कि मैं उठा के ना 10-15 वेबसाइट्स खोलता हूँ, उसकी भी कॉमन बातें ले ली, उसकी भी कॉमन बातें ले ली, उसके नोट्स ला के डाल दिए। भाई मिस्टर फलां ने बहुत अच्छे नोट्स डाले हैं बच्चों की हेल्प के लिए, दुनिया के बेस्ट नोट्स डाल दिए हैं। इस नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो हर जगह से कॉपी पेस्ट हुए हुए हैं। सिमिलरली आपके इंग्लिश के जो आपका पेपर 1 है, पार्ट 2 है उसका क्रिएटिव राइटिंग का, बेशक आप कोई भी पार्ट लिख रहे हो, आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो, आप उसमें नरेशन लिख रहे हो, डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, वो आपकी क्रिएटिविटी टेस्ट कर रहा है। क्रिएटिविटी ये है कि आपने अपने माइंड से क्या लिखा है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा ब्लंडर ये है कि आप उठा के किसी मूवी, किसी बुक, नॉवल, लोकल वो फिल्में, उनका जो है उठा के आप स्टोरी कॉपी पेस्ट कर दो, उनकी स्टोरीज़ को आप मिला दो, उनकी स्टोरीज़ को आप कंबाइन कर दो। भाई एग्जामिनर साल में बहुत, उसका एग्जामिनर अपना घर चलाता है इन्हीं पेपर्स को चेक करके, ठीक है। जैसे मैं आपको कहता हूँ ना, हमारे जो अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, हमारे जो कुछ अकेडमीज़ के सो कॉल्ड टीचर्स होते हैं, वो अपना घर चला रहे होते हैं बच्चों को उनसे अच्छे खासे पैसे लेके, ठीक है, तो उन्होंने उसी चीज़ से कमाना है। सिमिलरली जो आपके एग्जामिनर हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम, उनका जरिया मुआश जो है वो पेपर चेक करना है। वो पूरा साल यही काम करते हैं यार, वो पूरा साल पेपर चेक करते हैं, उनको 1 मिनट में पता लग जाता है कि यहाँ पे ना ये बच्चे ने कहाँ से स्टोरी उठाई है। अच्छा, हमारे जहन में होता है कि एग्जामिनर ने यार पंजाबी मूवी नहीं देखी होगी, एग्जामिनर ने हो सकता है सराइकी मूवी ना देखी हो सकता है एग्जामिनर ने ना ब्रावी मूवी, तमिल मूवी ना देखी हो। एग्जामिनर ने बेशक मूवी ना देखी हो, लेकिन उसको यह पता है कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप इस वक्त स्टूडेंट लाइफ के अंदर हैं, उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जिस स्टूडेंट लाइफ के अंदर आप इस वक्त हैं,
शुक्र है, अच्छा, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ था, वो बोला एकदम से ज़हन में आया, खैर अच्छा हम बात कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें मेन चीज़ आपकी इसमें ये आती है कि देखो उसको ये चीज़ पता है कि ये जो क्रिएटिविटी है ना, ये जो क्रिएशन है बच्चे के माइंड की नहीं है, ये जो क्रिएशन है ये उसने कहीं से उठाई है। उसको पता है यार, देखो 14 से लेकर 17-18 साल का बच्चा है या एक यदि स्टूडेंट है, उसकी क्रिएटिविटी लेवल एकेडमिक राइटर्स का नहीं होता, उसका क्रिएटिविटी लेवल एक नॉवलिस्ट का नहीं होता। फिर वही बात है, एक्सेप्शंस मौजूद हैं, बहुत सारी जो है एक्सेप्शंस मौजूद होती हैं, लेकिन उसमें आपका जो 99% बच्चा है उसका जो है उतना उसमें क्रिएटिविटी नहीं होती कि वो बात को बहुत यूनिक बना सके। ठीक है, तो इसमें मसला क्या आता है, अब जब बहुत यूनिक बात नहीं होती तो एग्जामिनर को पता लग जाता है कि इसने कहीं से कॉपी की है, वो आपको डिस्क्रेडिट करेगा, वो आपके मार्क्स काटेगा, वो कहेगा भाई इसने क्रिएटिविटी नहीं की, क्रिएटिविटी वाले सेक्शन के वो मार्क्स काट लेगा। वो कह रहा है कि मेरा फोकस ही क्रिएटिविटी है, वो कहता है कि मैंने यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी और आपकी एबिलिटी टू इंसर्ट समथिंग टेस्ट करनी है। ठीक है, अच्छा अब उसमें आ गया कि आपके पास इसमें टाइप्स क्या होती हैं। पहला आ गया जो देखो, जो टाइप पे हम बात ही नहीं करेंगे वो है डिस्क्रिप्शन। रीजन ये है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि प्लीज आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को ना अटेम्प्ट करें। मैं उसमें आपको रीजन बताता हूं, वो है वोकेबलरी, वो है सिमिलीज, मेटाफर्स, ईडियम्स, सही टेंसेस, सही ग्रामर, सही यूज ऑफ लैंग्वेज। ये हमारा उतना स्ट्रांग नहीं होता कि हम देखो, डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ये मांगती है कि जो बंदा वहां मौजूद नहीं है उसको ऐसे पिक्चर पेंट हो चीज की कि वो अपने जब उसको पढ़ रहा है ना उसको पढ़ के क्लियर हो जाए क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप में से किसी ने वो पेंगुइन वाला नहीं, पेंगुइन क्लासिक्स वाला नहीं, वो उन्होंने ना बड़ा इजी कर दिया नॉवल। अगर आप में से किसी ने अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज या द टेल ऑफ टू सिटीज का ओरिजिनल ट्रांसलेशन पढ़ी है, जो असली ट्रांसलेशन थी ना, बिल्कुल जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन थी, किसी ने अगर वो पढ़ी है तो आप देखो उसमें किस तरह उनने ना वो किया हुआ है, किस तरह उनने यानी उसके अंदर प्रॉपर उनने ना उसको वो पेंट किया हुआ है, पिक्चर पेंट की हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चार्ल्स डार्ने या सिडनी कार्टन का उसके अंदर वो पढ़ लो ना, एक एक्सप्रेशन पढ़ लो, आपको पढ़ के ज़हन में तस्वीर बन रही होती है। ठीक है यार, बाल ऐसे हैं, आंखें ऐसी हैं, कान वगैरह ऐसे हैं, बोलने का अंदाज ऐसा है, वो हर वक्त यानी इस तरह उसका स्टाइल होता है। ये हम लोग इतने कम वर्ड काउंट में लिमिटेड वोकैबुलरी के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का आपने सिर्फ अटेम्प्ट तब करनी है जब आपकी वोकैबुलरी उस लेवल की हो कि आप उसको कम अल्फाज में बात को क्लियर कर सकें। अब आ जाता है हमें पहले करना क्या है, जो सारे बच्चे करते हैं, सब बच्चे आ जाते हैं जी नैरेटिव राइटिंग के ऊपर, स्टोरी लिखने के ऊपर। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं साथ साथ रिपीट करता जाऊँगा, उनको आपने ध्यान में रखना है। स्टोरी फिक्शनल या रियल दोनों हो सकती हैं। ठीक है, स्टोरी यूनिक होनी चाहिए। मैंने आपको बताया है कि जो चीज़ भी किसी और की आप उठाओगे ना वो यूनिक नहीं है। अब यूनिकनेस लानी किस तरह है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि देखो सबसे यूनिक चीज़ वो है यार, हाँ सेशन में कोई रिमूव नहीं करूंगा, इंशाल्लाह सेशन जो है मुकम्मल आपको मिल जाएगा। अब अल्लाह ना करे किसी वजह से खुद ब खुद रिमूव हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये इंशाल्लाह हर जगह अवेलेबल होगा, बल्कि मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। अब आपने इसमें याद क्या रखना है, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखो सबसे क्रिएटिव चीज़ वो है जो आपकी लाइफ में खुद हुई है। ठीक है, मेरी लाइफ में इस तरह की 100 स्टोरीज होंगी जो कि आप लोग नहीं जानते, या 100 बातें ऐसी होंगी जो आप लोग नहीं जानते। सिमिलरली आप में से हर स्टूडेंट की लाइफ में ऐसी 1000 बातें होंगी जो मैं नहीं जानता। वही हाल है एग्जामिनर का। देखो एग्जामिनर के लिए सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे यूनिक, सबसे जो आउट क्लास चीज है ना, वो स्टोरी है जो आपकी लाइफ से गई है। तो अब बच्चा ये सोचता है कि मेरी लाइफ की छोटी सी बात है, एक छोटे से दिन की स्टोरी है, मैं क्यों लिखूं। एग्जामिनर को क्या इंटरेस्ट होगा मेरी बात में, एग्जामिनर मेरी बात क्यों पढ़ेगा। एग्जामिनर को आपकी बात में इंटरेस्ट है, उसको आपकी क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है। अपनी स्टोरी लिखें, अपनी स्टोरी लिखें यार, अपनी स्टोरी। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे साथ एक स्टूडेंट था मैंने बार बार एग्जांपल कोट किए क्योंकि उसके बारे में सर ने कह दिया था। हालांकि हमारे सर बड़े मोटिवेटिंग टाइप के सर थे, बहुत अच्छे टीचर थे। उनने देखो जो उन्हें पढ़ाया वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सीधी सी बात है यार। जो उन्हें हमें सिखाया है वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है सही सिखाया है उनने, इतना अच्छा मैं आपको सिखा पा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ये चीज़ें सिखाई हैं। अब उसमें एक चीज़ क्या है, उनने कहा था कि यार ये स्टूडेंट का हो सकता है कि ग्रेड ऊपर नीचे हो जाए। स्टूडेंट अकलमंद था, उसका एग्जाम में टॉपिक इस तरह का आ गया, 2015 के टॉपिक्स थे शायद, तो वहां वो स्टोरी रिलेट हो रही थी उसके फादर की स्टोरी से। वो बेचारा, उसके फादर की डेथ हो गई थी 2 साल पहले। उसने भाई अपनी लाइफ की वो स्टोरी वहां पे लिखी है कि उसका स्टार आया, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बैच में उसका स्टार आएगा, क्योंकि उसकी इंग्लिश की क्वालिटी वैसी नहीं थी, उसकी लैंग्वेज क्वालिटी वैसी नहीं थी, लेकिन उसका कंटेंट इस लेवल का था कि यार एवरीवन वाज लिविंग, हर बंदा इंप्रेस हुआ।
एग्जामिनर इंप्रेस हुआ, हमने जब बाद में वो मंगवाया, पेपर मंगवाया, तो वो इंप्रेस हो, हम लोग खुद इंप्रेस हो गए। इन पेपर का आप स्क्रिप्ट मंगवा सकते हो, आपको पेमेंट करनी होती है, ब्रिटिश काउंसिल को स्क्रिप्ट आ जाती है आपकी आफ्टर द चेकिंग। तो आपको वो एग्जामिनर, हम खुद इंप्रेस हो गए भाई क्या स्टोरी लिखी है उसने। तो क्रिएटिविटी फ्रॉम योर ओन लाइफ इज द बेस्ट क्रिएटिविटी। उससे ज्यादा क्रिएटिव चीज दुनिया में कोई नहीं होती। जो आपकी अपनी लाइफ से बात बीती है, उससे उसको आप अगर स्टोरी का रूप दोगे, दैट इज द बेस्ट थिंग। अच्छा एक यार, और वो एक बच्चे ने सवाल किया था क्रैमिंग वाला, वो एक आपने शायद सुना भी हो, बहुत सारे वर्जन में स्टोरी आती है। एक बच्चा ना उर्दू का पेपर देने गया, ये मैं आपको इंग्लिश में एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे राइटिंग के अंदर। उसने एक पैराग्राफ याद कर लिया मिर्जा गालिब के ऊपर कि मिर्जा गालिब की बर्थ डेट ये थी, मिर्जा गालिब ने फलां लिखा। वो रेडी होकर चला गया, उसको किसी ने कहा यार पेपर में ना मिर्जा गालिब आ रहा है। वो भाई वो कहता है यार ये ना, अब उसने रट्टा मार लिया कि मिर्जा गालिब ही आएगा। पेपर जाके खोला जी, उसमें क्वेश्चन आ गया मीर तकी मीर के ऊपर। उसकी हालत खराब हो गई। उसने कहा भाई अब तो मैंने तो पढ़ा ही मिर्जा गालिब हुआ है। तो उसने क्या किया जनाब ने, उसने पहली लाइन लिखी, मीर तकी मीर उर्दू के एक बहुत बड़े शायर थे, लेकिन एक और बहुत बड़े शायर मिर्जा गालिब थे, पूरा जो उसने याद किया छाप दिया। यार ये काम ना स्टोरीज में नहीं करना, वहां पे टाइम होता है सोचने का। आप सोच के अपनी स्टोरी लिखो जो आपको वहां पे ज़हन में आ रही है। क्रैम करके स्टोरी मत जाएं, वो चिपकाई हुई स्टोरी लगती है, एग्जामिनर को पता लग जाता है। इसको ज़हन में क्लियर रखें। तो इसको आप ज़हन में क्लियर रखें, उसको वहां पे आपको टाइम मिलेगा, स्टोरी बनाएं, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडियाज ज़हन में करके चले जाएं यार, आइडियाज का ठीक है, लेकिन अगर आप उसको ना पूरी स्टोरी क्रैम करके जाओगे, एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपने चिपकाई हुई स्टोरी है, रट्टा मार के आए थे एक। क्योंकि होता क्या है, जब आप स्टोरी याद करे गए होते हो ना, आपने वो स्टोरी 10-15 टीचर से चेक करवाई होती है। आप उन्हें कहते हो कि सर ये भी चेक करें, ये भी चेक करें। वो परफेक्ट स्टोरी होती है, उसमें ना ग्रामर की गलती होती है, ना उसमें पंक्चुएशन की गलती होती है। एक्सक्यूज मी। एग्जामिनर को पता है कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपसे उस पॉइंट पे इतनी क्लास की स्टोरी लिखी गई, तो उसे पता जाता है कि ये बच्चा क्रैम करके आया हुआ है। इसीलिए स्टोरी के अंदर ग्रामर, फुल स्टॉप, इवन वर्ड्स का यूज, कॉमा शॉमा, हर चीज जगह पे। अगर आप वहीं लिखोगे तो ऑब्वियसली गलती होगी थोड़ी बहुत, एग्जामिनर को पता लगेगा कि इसने अभी लिखी है। तो ये गलती ना करें, पकड़ा जाता है बच्चा। एक्सक्यूज मी। अच्छा मैंने वही कहा कि फिगर्स ऑफ स्पीच अगर आपके फिट हो रहे हैं जरूर करें, नहीं हो रहे तो उनको मिस कराएंगे, वो ना फिर वो भर्ती का काम लगता है, वो नहीं करना। अच्छा, मुश्किल वर्ड्स, क्रिएटिविटी मुश्किल वर्ड्स की मानंद नहीं होती। दुनिया की जो बेस्ट आपको पोइट्री मिलेगी, दुनिया की जो बेस्ट आपको नॉवेल्स मिलेंगे, दुनिया के बेस्ट आपको आइडियाज़ मिलेंगे, वो सारे के सारे 99.9% जो होते हैं इजी लैंग्वेज में होते हैं। अच्छा होता क्या है हम लोगों को ये लगता है कि यार शेक्सपियर की जो स्टोरी है ना वो बड़ी मुश्किल लैंग्वेज है, सर गलत कह रहे हैं। शेक्सपियर की स्टोरी के जो डायलॉग्स हैं वो उसके टाइम के हिसाब से ना बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। उस वक्त जो इंग्लिश थी उसके हिसाब से बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, लेकिन वे ऑफ डिलीवरी बहुत अच्छा है। तो आपका वे ऑफ डिलीवरी, आपका कंटेंट अच्छा होना जरूरी है। उसमें आपने डिक्शनरी से मुश्किल वर्ड उठा के नहीं लिखने। एग्जामिनर ने आपके रट्टा मारने की पावर नहीं देखनी, उसने आपका क्रिएटिविटी देखनी है कि आप किस, ये नहीं कि 10 वर्ड रट के आगे वो लिख देने, उसका फायदा नहीं होगा आपको। इसको जिम्मे क्लियर कर लें। अच्छा, उसके बाद आ गया टेररिज्म पे स्टोरी लिखनी। भाई देखो, अगले बंदे की दुखती रत पे आप हाथ रखोगे, अगला बंदा आपसे नुकसान भी पहुंचाएगा, आपके मार्क्स भी खराब करेगा। टेररिज्म पे स्टोरी नहीं लिखनी। रोमांटिक स्टोरी प्लीज ना लिखना यार। रोमांटिक स्टोरी हमारी वहीं से शुरू होती है, आशिकी 2 से। हमारी रोमांटिक स्टोरी का एंड पीके पे होता है। एंड में हमारी रोमांटिक स्टोरी में ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ आ जाता है। आपकी रोमांटिक स्टोरी अगर आप कम वर्ड लिमिट बहुत कम है, 500 वर्ड कोई बहुत बड़ी लिमिट नहीं है। जो राइटर्स हैं उनके लिए बहुत छोटी लिमिट है ये। रोमांटिक स्टोरी अगर आप इतने कम वर्ड्स में कोई बहुत यूनिक लिख सकते हो, ऐसा कंसेप्ट जो आप कह सकोगे यार ये दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप जरूर लिखो। लेकिन अगर आप एक्सक्यूज मी रोमांटिक स्टोरी इस तरह की नहीं लिख सकते जो यूनिक हो, तो प्लीज अवॉइड करें। टेररिज्म रोमांटिक स्टोरी अवॉइड करनी है। अच्छा, अब यार डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरी हम उन पे बात कर लेते हैं। जनरल स्टोरी क्या होती है? वंस अपॉन अ टाइम। ये आपने लिखा नहीं, एग्जामिनर ने आपके मार्क्स 0 किए नहीं। देखो, ये जो वंस अपॉन वाला टाइम वाला स्टाइल है ना, ये 2 साल का बच्चा लिखे अच्छा लगता है। इसको जब मर्डर 2 लिखा है, हाँ मर्डर 2 आप जरूर लिख के आए, लेकिन मर्डर 2 वाली स्टोरी में फिर होगा ये कि एग्जामिनर ना उसके ऊपर चार्ज लगा देगा उसका एक्स्ट्रा, यानी कि थोड़ा सा उस टाइप की स्टोरी लिखने का। आपको बाद में लिखा समझ आ गई होगी। अच्छा, अब उसमें यह है कि जनरल स्टोरी टाइप जो है ना आपकी, जिसमें आप ये बात करते हैं यार, सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं पूरा एंड में आपको बताता हूँ मुकम्मल इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर का भी। अच्छा, इसमें यह है कि जो जनरल स्टोरी आप लिख के आते हैं वंस अपॉन अ टाइम वाली, इसका कोई फायदा नहीं है, इसको आपने अवॉइड करना है। इसको आपने इसलिए अवॉइड करना है यार, वॉर या रॉबरी पे देखो, वॉर की स्टोरी जरूर लिखो अगर यूनिक वॉर हो। आपकी वॉर की स्टोरी से ऐसा ना साबित हो कि आप किसी की तरफ बायस हो रहे हो। देखें, एक चीज समझें, एग्जामिनर ने इंडियन स्टूडेंट्स के पेपर मार्क करने हैं, एग्जामिनर ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के मार्क करने हैं। अब मसला क्या होता है, जब पाकिस्तानी बच्चा या इंडियन बच्चा
वॉर की स्टोरी लिखता है ना, तो वो दूसरी साइड की तरफ इंतहाई बायस्ड बातें लिख जाता है, अपने पेपर में एग्रेसिव हो जाता है। आपके पेपर में एग्रेसिव होना आपको अलाउड नहीं है। देखो, अगर आप एग्रेसिव हो जाते हो पेपर में, तो आप एक राइटर से हटके एक आप वो बन जाते हो, जर्नलिस्ट टाइप बन जाते हो, जो चीज पे क्रिटिसाइज कर रहा है। आपने वॉर पे स्टोरी लिखनी है तो आप फिक्शनल लिखो, जरूर लिखो, लेकिन यूनिक लिखो। फिर वही ना हो, गोली लगी, बंदे का हाथ कट गया, अब वो अपनी महबूबा को ढूंढ रहा है, उसको नहीं मिली तो बेचारा मर गया, मरते मरते उसको मिल गई, उसकी जिंदगी अच्छी हो गई। ये वाली स्टोरी ना लिखना। कोई यूनिक स्टोरी जिनमें आती है जरूर लिखाना, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक आ गया स्टोरी जो मिडिल से स्टार्ट होती है। इसमें होता ही है कि आप जो आपका रीडर है उसको हमेशा इस चीज का वो रहता है, यानी उसको आप इस डायलेमा में छोड़ते हो कि इस पॉइंट से पहले क्या हुआ था स्टोरी में। अच्छा स्टाइल है। इसमें मसला ये होता है कि बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इतने कम अल्फाज के अंदर दादा की बताई हुई, हाँ आप लिख सकते हैं। अच्छा, उसमें जहन में रखना है कि अगर आपने किसी बुजुर्ग की बताई हुई कहानी लिख रहे हैं माइग्रेशन की, तो वहां पे टाइटल्स चेंज कर दें, वहां पे आप उसका वो चेंज कर दें प्लीज, एरियाज चेंज करें, फिक्शनल बना दें, उसमें पाकिस्तान इंडिया का वर्ड यूज ना करें, उसको फिक्शनल बना दें, क्योंकि अगर आप फिक्शनल बनाओगे तो उसमें बायस का जो है वो हिस्सा निकल जाएगा। एग्जामिनर को लगेगा आपने अच्छी स्टोरी लिखी हुई है, बजाय उसको ये लगे कि आप बायस्ड हो रहे हो। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने ज़हन में रखना है कि अगर आप स्टोरी मिडल से स्टार्ट करते हैं, ये डिफिकल्ट इसलिए कि कम वर्ड्स के अंदर ना आप दोनों साइडें स्टोरी की बता नहीं पाते हैं, ना आप उसका स्टार्ट बताते हैं, ना उसका एंड बता पाते हैं। तो ये भी आपने अवॉइड करनी है। पैरेलल अप्रोच, दुनिया की सबसे मुश्किल अप्रोच और सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आप इसको हैंडल कर पाओ तो ये जरूर लिखना, लेकिन मैं आपको 99% बच्चों को ये कहूंगा कि इसको ना ट्राई करें। ये होता है जब आपका एक पैराग्राफ प्रेजेंट बता रहा होता है, अगला पैराग्राफ पास्ट बता रहा होता है, उससे अगला पैराग्राफ, यानी एक स्टोरी शुरू हुई, एक पैराग्राफ ने बताया कि अभी क्या हो रहा है, अगले पैराग्राफ ने बताया कि उससे पहले क्या हुआ था, उससे अगले पैराग्राफ फिर आ गया प्रेजेंट के ऊपर, उससे अगला पैराग्राफ फिर चला गया पास्ट के ऊपर। अच्छा स्टाइल है, बहुत यूनिक स्टाइल है, लेकिन पेपर में टाइम कम है, आपके पास वर्ड लिमिट कम है, तो नहीं करना। अब आगे जो दो स्टाइल आपने फॉलो करने हैं, एक तो होगा क्लिफ एंगल। क्लिफ एंगल ये होता है कि आपकी स्टोरी क्लाइमेक्स पे खत्म हो जाए, आपकी स्टोरी का एंटी क्लाइमेक्स ना आए। उसमें होता क्या है कि रीडर जब एंड में स्टोरी खत्म होती है ना, या फिर अगर आपकी स्टोरी का एंटी क्लाइमेक्स आ भी जाता है, तो रीडर ऐसे पॉइंट पे स्टोरी खत्म हो कि जब वो ये पूछे यार आगे क्या हुआ, यानी वो सीक्वल का वेट कर रहा हो। डायलॉग यूज कर सकते हैं, डायलॉग को इन्वर्टेड कॉमास में प्रॉपर्ली लिखें, उनकी स्टार्टिंग एंडिंग सही करें, उनके स्टार्ट से पहले जो कॉमा लगाना होता है वो सही लगाएं। बच्चे इसमें गलती बहुत सारी कर जाते हैं। डायलॉग लिखना अच्छी चीज है। अच्छा, स्टोरी को डायलॉग से डोमिनेट ना करें प्लीज। ये ना हो कि सिर्फ डायलॉग नजर आ रहे हो, लिखे जरूर, एक से दो अच्छे डायलॉग इफेक्ट के लिए डालना चाहिए, जरूर डालें। अच्छा, बता क्या रहा था, क्लिफ एंगल के अंदर अगर आपने एंड में स्टोरी को ऐसे पॉइंट पे छोड़ना है कि आपका जो रीडर है वो इस चीज को सोचे कि यार आगे स्टोरी में क्या हुआ। इससे स्टोरी पे बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, बड़ा अच्छा स्टाइल बनता है स्टोरी का, और बड़ा उसका ना एक बड़ा चार्म होता है स्टोरी का। आखिरी आ गई वो टेक्निक जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़े कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वो है फ्लैशबैक। फ्लैशबैक टेक्निक में स्टोरी एंड से स्टार्ट होती है, एंड से थोड़ा सा पहले, यानी बिल्कुल एंडिंग जो है उससे थोड़ा सा पहले स्टोरी स्टार्ट होगी, फिर वो बिल्कुल ना एकदम से टर्न लेगी, बिल्कुल स्टार्ट में चली जाएगी, वहां से पूरी स्टोरी चल के दोबारा एंड तक आएगी। आपका जो तकरीबन सेकंड लास्ट या लास्ट पैराग्राफ होगा, उस पॉइंट पे आपकी स्टोरी एंड से स्टार्ट होकर दोबारा एंड तक आ चुकी होगी, फिर आप उसकी एंडिंग कर दोगे। इसमें टेंस का ध्यान रखना, इसमें बच्चे टेंसेस का बहुत गलती करते हैं। सबसे आसान तरीका यार फ्लैशबैक बहुत आसान है। फ्लैशबैक में क्योंकि आपने ना काफी हद तक एक ही टेंस फॉलो करनी होती है, तो टेंसेस की गलती नहीं होती। ठीक है, तो फ्लैशबैक टेक्निक ये हो गई आपकी। और अच्छा, इसके अंदर अच्छा अब आ गया यार, पहले हम एक चीज और डिस्कस कर लें, उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट पे आते हैं, ताकि मैं आपको उसमें एक चीज, अच्छा इसमें यार एक चीज याद रखनी है कि आपकी इनके हमारे पास आर्ग्यूमेंट के लिए अगर टाइम नहीं बचता ना, तो मैंने आर्ग्यूमेंट के ऊपर एक अच्छा ये आ गया। इसमें आपने एक चीज, मैं टाइम देख रहा था यार, इसमें एक चीज मेरे ये है कि अगर हमारे पास टाइम कम रह जाता है कि मेरी बैटरी रह गई है सिर्फ 8 या 9%, आईफोन्स के जहां फायदे हैं वहां नुकसान बहुत सारे हैं, इसमें बैटरी एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो उसमें जेन ये मेरे जहन में कि अगर हमारे पास टाइम कम बच जाता है, तो मैं इसी के ऊपर आपको, मैंने आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग के ऊपर एक बहुत डिटेल लेक्चर डाल के यूट्यूब पर डाला हुआ है। अच्छा, जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर youtube.com/c यानी चैनल /ALOT, मेरा जो हुनैनजिया वाला चैनल है मैं यूज़ नहीं करता, वो मैंने 2 साल पहले बनाया था, मुझसे उसका पासवर्ड बड़ा शायद मिसप्लेस हो गया था, क्या रीज़न था कि मैं वो यूज़ नहीं करता। मैं एलॉटी के नाम से चैनल है वो यूज़ करता हूँ। उसके ऊपर पेपर 1 के लिए बहुत डिटेल्ड जो है स्टफ पड़ा हुआ है। उसके ऊपर आपको पेपर 1 के लिए डायरेक्टेड राइटिंग के ऊपर बड़ा डिटेल एक लेक्चर मिल जाएगा, नैरेटिव राइटिंग में मिल जाएगा।
आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल लेक्चर मिल जाएगा। समरी राइटिंग पे एक बहुत, जो आपका पेपर 2 है, समरी राइटिंग के ऊपर एक बहुत डिटेल लेक्चर पड़ा हुआ है उसके ऊपर। और आपका जो वो है अपना समरी के बाद आ गया जो आपका क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन है उसके ऊपर, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को तकरीबन मैंने वहां पे मुकम्मल कवर किया हुआ है आपके उसके अंदर। आर्ग्यूमेंट का यार अगर हमारे पास इसमें बैटरी बचती है एंड में हम जरूर कवर करेंगे, वरना मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा या आप मेरे चैनल पे जाकर देख लें, वो बहुत डिटेल से आर्ग्यूमेंट मैंने वहां पे कवर किया हुआ है। यार पेज का नाम नहीं, हमारा यूट्यूब चैनल पे एलओटी के नाम से, AYLOTI के नाम से चैनल है, और मेरा जो पेज है वो आमतौर पे यही वाला चल रहा होता है, एजुकेटर चेंज का पेज चल रहा होता है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, ठीक है। अच्छा अब यार इसमें कुछ चीजें जरूरी जो आपने, मैं अपने बैटरी देख लूँ यार, मुझे डर लग रहा है बंद ना हो जाए बीच में। चलिए मैं काम करता हूँ, आप लोग मुझे आवाज का बताएं, आप लोगों को आवाज आ रही है, प्लीज को चेक करें, आपको आवाज इसमें आ रही है। अगर मुकम्मल आवाज आ रही है तो मैं फिर चार्जिंग साथ लगा लेता हूँ, हम पूरी बात यहीं पे कवर कर लेते हैं इंशाल्लाह। आवाज का मुझे कंफर्म करें यार, आवाज आपको सही आ रही है? ब्रो कोई भी मुझे आवाज़ कंफर्म कर दे यार इसमें, यानी मुझे कमेंट पे आवाज़ कंफर्म कर दें कि आवाज़ आपको आ रही है। आवाज़ का कंफर्म करें भाई, किसी कोई तो आप में से कंफर्म कर दे कि आवाज़ आपको सही आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा यार कुछ बच्चों ने बीच में कुछ सवाल किए, मैं उनका आपको जवाब दे देता हूँ। जिस तरह आपका है कि आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या आप गलत स्टैटिस्टिक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि अब जो आर्ग्यूमेंट होता है उसमें, एक मिनट यार मुझे इसका ना थोड़ा सा आवाज़ का पहले कुछ करने में, मैं अभी आपको इसके क्वेश्चन के आंसर करता हूँ। एक सेकेंड मैं आपको इसके ना पहले चार्जिंग लगा लूँ, वरना ये बीच में ही सेक्शन बंद हो जाएगा, फ़ायदा कोई नहीं। जस्ट अ मिनट मुझे आप दें, मैं 1 मिनट अभी इसको मुकम्मल करके आ रहा हूँ। चलिए यार इसको देखें, आपको आवाज़ मतलब आप लोगों को क्लियर आ रही है? अगर आवाज़ क्लियर आती है तो ठीक है, अगर आवाज़ नहीं क्लियर आती तो फिर इसको हम लोग चेंज करते हैं, कोई इसका हल करते हैं। आवाज़ नहीं आ रही सही, अच्छा आवाज़ को कुछ देखते हैं यार, उसे कोई ना कोई हल तो करते हैं। पहले मुझे इसका पहले क्या करना नहीं मच नॉइज़। अच्छा नॉइज़ का भी हल कर देते हैं। नॉइज़ का देखें यार, नॉइज़ का इशू खत्म हुआ है जो आप आवाज़ कह रहे थे। कुछ बच्चों ने कहा था कि आवाज़ में से नॉइज़ का इशू आ रहा है, वो देखें उसमें है, अगर आपका बताएं। अच्छा यार मैं आपके पहले पिछले वाले क्वेश्चन देख रहा हूँ, बच्चों ने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए थे, मैं आपको पहले वो कंफर्म करता हूँ ताकि हमारे पहले वो साथ में क्लियर हो जाए। इसमें यहाँ से ऑनवर्ड क्वेश्चन रहते हैं। एक बच्चे ने ग्रामर का पूछा हुआ यार, उस पर अभी इंशाल्लाह बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका, एक बच्चे ने पूछा हुआ आपके चैनल का लिंक या एलओटी के नाम से लिंक है, आप उस पर जाके यूट्यूब पर जाके सर्च कर लें, AYLOTI आपको इंशाल्लाह चैनल मिल जाएगा। उसके बाद एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ है कि कोई और क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह का पूछा हो यार, चैनल का लिंक इवन मैंने ना अपने इसी पोस्ट के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, मैं बाद में डाल दूंगा, मेरे पेज पे काफ़ी सारी पोस्टों पे ऑलरेडी दिया भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ गया कोई और क्वेश्चन इस तरह का, एक्सपेक्टेड इन डायरेक्टेड राइटिंग या एक्सपेक्टेशन वाली बात कभी ना पूछा करें, पूरी तैयारी किया करें। उसके बाद क्या है, स्टैटिस्टिक्स वाला, यार स्टैटिस्टिक्स वालों का मैंने एक बाकायदा पूरा वो बनाया हुआ है, वहाँ मैं नोट्स डाल रहा हूँ, उसको चेक कर लीजिएगा। वोकेबलरी की लिस्ट जो है वो इंशाल्लाह यार पेपर 2 के लिए मैं अपलोड करूँगा कि पेपर 2 में उसका जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद आ गया, अच्छा अब इसमें यार मैं एक बात जो मैंने कहना चाहता था, आपकी जो राइटिंग होती है ना, जिसमें यानी जो मेन आपको चीज़ याद रखनी है, जो आपकी राइटिंग में बड़ा ब्लंडर होता है, जो हमें आमतौर पर पता भी नहीं होता कि हम गलती कर रहे हैं। जब भी आप राइटिंग कर रहे हैं उसमें आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बात में अगर कनेक्शन नहीं है ना, अगर आपकी बात आपस में कनेक्टेड नहीं है तो उस बात का कभी भी इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता, बात का इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता। जैसे एक चीज़ है, मैं लिखूँ आई यूज टू प्ले क्रिकेट, इट वॉज माई फेवरेट गेम, आई वॉज वेरी गुड बॉलर,
आई यूज टू मेक वेरी गुड रन एज अ बैट्समैन ऑल्सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये जो जुमले हैं ना, इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि इनके अंदर रब्त नहीं है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। अगर आपकी बात में कनेक्शन नहीं है तो आपकी राइटिंग में फॉर्मल लुक नहीं आता। ये बोथ डायरेक्टेड राइटिंग, नैरेटिव राइटिंग और इवन जो समरी राइटिंग वाला पार्ट होता है ना पेपर 2 में, उसमें भी आपका काम आएगा। इसमें कुछ वर्ड्स की मैंने लिस्ट दी हुई है, आप उस लिस्ट को एक बार चेक कर लें, उस लिस्ट को फॉलो करें, आपको बड़ा आसानी हो जाएगी। जिसमें आपके इसमें यानी मैंने ये बच्चा पूरी लिस्ट बनाई भी हुई है। एडिशनली है, फर्दर मोर है, मोर ओवर है, लाइकवाइज है, सिमिलरली है, ऑल्सो है, देन है, कॉन्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली। दोनों में फ़र्क भी सुन लें। कॉन्सिक्वेंटली होता है किसी चीज़ की वजह से क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। जैसे अली वॉज शॉट इन हिज लेग, कॉन्सिक्वेंटली ही वॉज नॉट एबल टू प्ले क्रिकेट आफ्टर दैट। ठीक है, तो ये हो गया किसी चीज़ की वजह से क्या हुआ। ठीक है, और जो आपका सब्सिक्वेंटली होता है वो होता है उसके बाद क्या हुआ, उसमें आपकी रीजनिंग जुड़ी नहीं होती। सब्सिक्वेंट होता है क्या चीज़ उसके बाद हुई, यानी इन टर्म्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसके बाद क्या चीज़ आई। ठीक है, हाउएवर ऑन द अदर हैंड, इंस्टेड, जनरली, यूजुअल, ऑफ्टन, ये वो वर्ड्स हैं जिनसे आप सेंटेंस शुरू करोगे पिछले सेंटेंस से कनेक्शन बनाने के लिए। एक चीज़ याद रखनी है, जिस भी सेंटेंस के शुरू में ये वर्ड्स आएंगे, एडिशनली, सिमिलरली, साइमल्टेनियसली, कॉन्करेंटली, फर्दर मोर, मोर ओवर, उस सेंटेंस में इन वर्ड्स के फौरन बाद कॉमा आएगा। यूज ऑफ कॉमा में बच्चे ये चीज़ भूल जाते हैं कि यहाँ पे कॉमा आना है, उसकी वजह से बहुत जगह मार्क्स कटते हैं, क्योंकि ये आपके ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर की मेजर गलती है। आपके जो ये वर्ड्स होते हैं कनेक्टिव्स होते हैं, हाउएवर, फर्दरमोर, ऑन द अदर हैंड, एट द सेम टाइम, इनके बाद कॉमा आता है। इसको मेन में क्लियर कर लें, कॉमा मिस ना कर देना यहाँ से। उसके बाद दूसरी चीज़ आपकी हो गई, अच्छा उसके बाद आपकी दूसरी चीज़ में हो गई, एक मिनट मैं मैसेज किसका है वो वाला। अच्छा यार, आवाज़ का पहले मुझे एक चीज़ क्लियर करें, आप लोगों को आवाज़ आ भी रही है, सही आ रही है या नहीं आ रही, दूसरों के हल देखते हैं। अच्छा खैर, दूसरी आप में से चीज़ आ जाती है, आपका होते हैं कुछ पैरेलल पेयर्स जो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये पेयर्स हमेशा एक साथ यूज होते हैं। गलती क्या करते हैं बच्चे, नॉट ओनली बट आगे ऑल्सो भूल जाते हैं। ठीक है, या उसके बाद आपका ऑल्दो शुरू करेंगे, ऑल्दो ही वॉज गुड एट प्लेइंग स्पोर्ट्स, कॉमा, ही वॉज नॉट टेकन बाय द टीम। यहाँ पे येट का वर्ड आता है, ऑल्दो और येट एक प्रॉपर कंपेयर है। इस तरह नाइदर के साथ नॉर आता है, नाइदर अली नॉर असलम कंप्लीटेड द वर्क। नाइदर अली और असलम नहीं होता, नॉर असलम होता है। सिमिलरली ईदर के साथ और आता है, ईदर अली और असलम शुड गो टू द स्टोर एंड बाय द स्टफ। ठीक है, तो ये जो आपके करेक्टिव पैरेलल पेयर्स हैं, मैंने इनका भी दिया हुआ है हमारे उसके ऊपर, इसी पोस्ट में जो मैंने बताई है आपको, जहाँ पे हमने फ्री मटेरियल डाला हुआ है, वहाँ पे आपको इनके बारे में मिल जाएगा। यूज ऑफ कॉमा बहुत बड़ा ब्लंडर है, बच्चे कॉमा के यूज में बहुत मेजर ब्लंडर करते हैं, वो सुन लें क्या क्या। एक तो अगर आपका, जब भी आपका कोई सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो सेंटेंस के शुरू में आता है मेन क्लॉज से पहले, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज के एंड में कॉमा आता है। जैसे एक चीज़ ये मैं कहूँ, आई नीड टू गो टू द एयरपोर्ट अर्ली इफ आई वॉन्ट टू कैच द फ्लाइट। इसमें मेन क्लॉज पहले, आई नीड टू गो टू द एयरपोर्ट अर्ली, सब ऑर्डिनेट क्लॉज बाद में, इफ आई वॉन्ट टू कैच द फ्लाइट। ठीक है, अगर मैं ये यूँ लिखूँ, एक्सक्यूज मी, इफ आई वॉन्ट टू कैच द फ्लाइट आई नीड टू गो टू द एयरपोर्ट अर्ली। अब यहाँ सब ऑर्डिनेट क्लॉज पहले आ रहा है, तो जहाँ मेरा सब ऑर्डिनेट क्लॉज खत्म होगा वहाँ मैं कॉमा डालूंगा। जैसे इफ आई नीड टू कैच द प्लेन, कॉमा, आई नीड टू गो टू द एयरपोर्ट अर्ली, ये कॉमा मिस नहीं करना। सिमिलरली अगर आपकी डायरेक्ट कोटेशन है तो उससे पहले आप कॉमा डालोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, असलम सेड, इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गए, इन्वर्टेड कॉमा से पहले कॉमा आएगा, असलम सेड कॉमा आई एम अ गुड प्लेयर। इस तरह अली एक्सप्रेस्ड कॉमा आई एम अ गुड प्लेयर, या अहमद एक्सक्लेम्ड कॉमा दिस वाज अ वेरी गुड डिनर। तो ये कॉमा मिस नहीं करना यहाँ वाला। ठीक है, उसके बाद आ गया, अगर आप कोई लिस्ट बना रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखें बच्चे, यहाँ बड़ी कॉमन गलती कर जाते हैं, ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है। अगर आप एक लिस्ट बना रहे हैं, अगर आपकी लिस्ट के अंदर एक दफ़ा से ज़्यादा एंड आ रहे हैं, जैसे एक तो ये गेम्स कॉमा, वीडियोस कॉमा, फूड कॉमा, फूड एंड एंटरटेनमेंट, ये तो आपके यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा क्योंकि एक दफ़ा आपका एंड आ रहा है। अगर आपका एंड एक दफ़ा से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, जैसे गेम्स कॉमा, वीडियो एंड फोटोग्राफी कॉमा, तो फिर जो आपका फाइनल एंड होगा
उससे पहले भी कॉमा आएगा, ताकि आपके एग्जाम में पता लग जाए कि ये आपका फाइनल एंड है। ये मैंने इसके एग्जाम्पल भी करके दिखाई थी हमारे पेज के उसके वेबसाइट की पोस्ट के ऊपर कि किस तरह अप्लाई होता है। इन नोट्स को मैं कल शाम तक इसी पोस्ट पर, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, मैंने इसका लिंक अभी थोड़ी देर पहले मेरे पेज पे एक पोस्ट पर दिया भी हुआ है, कोई बच्चा जाके उसको देख सकता है, फ्री उसका लिंक है। मैं इस पोस्ट को कल रात तक बार बार इंशाल्लाह अपडेट करूंगा और मटेरियल के साथ और एग्जांपल्स के साथ, इवन हो सका तो मॉडल आंसर भी कुछ बना के डालूंगा कि यार इसको देख के थोड़ा सीख लो कि हमने किस तरह लिखना है, ठीक है। इसको बार बार विजिट करें, इसको चेक करें, आपको बड़ा फायदा होगा। अब आ गया आर्ग्यूमेंट, हमारे पास जितना टाइम बचता है उसमें हम आर्ग्यूमेंट को एक कवर कर लेते हैं। मेरी गलती मुझे फिर साथ शुरू की है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इसको कंटेक्ट कर लेते हैं, हिस्सा लगी जाए, लगे मोबाइल को नहीं। अच्छा, ये मेरा लैपटॉप गिर जाएगा यहाँ से, एक लैपटॉप को ठीक है, देखिए यार चल रहा नहीं चल रही है। अच्छा जी, अब आ गया आपका यार लिंक ऊपर ना, देखो ऊपर लिंक कुछ बच्चों ने इसी चैट में भी लिंक दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ नहीं मिलता तो लिंक आपको वैसे मेरे पेज पे पोस्ट में मिल जाएगा, या यूट्यूब पे जाके सिर्फ AYLOTILOT सर्च कर ले, आपको वहाँ मिल जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर आ जाता है यार हमारा आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, ये भी उस्मान ने मेरा लिंक यहाँ पे टैग भी कर दिए। अच्छा, अब इसमें ना हमारा आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आता है कि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग जो आपको ज़िंदगी में आगे काम आएगी। मेरी ये स्टोरी बोली है ना, अगर आपने कल को इंग्लिश लिटरेचर में जाना है, अगर आपने कल को एक लिटरेरी पर्सन बनना है, अगर आपने कल को स्टोरीज लिख के बेचनी है, तब तो हो सकता है कि आपको स्टोरी राइटिंग काम आ जाए, लेकिन स्टोरी राइटिंग आपको उसके अलावा बहुत कम काम आएगी। इसके बाद जब आप कॉलेज में जाओगे, हमारे यहाँ पे कॉलेज समझते हैं ओ लेवल्स को नहीं, जो बैचलर होता है ना बेसिकली उसको कहा जाता है फॉर्मली कॉलेज स्टडी है, चलो आपको यूनिवर्सिटी कह लो। जो आपका यूनिवर्सिटी स्टडी है, जो आपकी कॉलेज स्टडी है, जो आपका सेट का एग्जाम है, जितने भी आपके इस तरह की चीज़ें हैं, हर जगह आपको आर्ग्यूमेंट काम आएगा। तो बेहतर ये है कि आर्ग्यूमेंट लिखना अभी सीख लें। अब आर्ग्यूमेंट सीन क्या है, आर्ग्यूमेंट में एक ब्लंडर बच्चे ये करते हैं, देखो किसी चीज़ पे बहस तब होती है, आर्ग्यूमेंट तब होता है जब आप दोनों साइड की बातें कर रहे होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, टॉपिक देखते हैं, एक साइड के सारे पॉइंट लिख लेते हैं कि भाई मैं तो इस साइड के बात में, मैं तो फॉर एग्जाम्पल कहता है कि क्या मेडिसिन जो है उनको डिजिटलाइज कर देना चाहिए, डिजिटल मेडिसिन आनी चाहिए। बच्चा कहता है हाँ मुझे लगता है आनी चाहिए, मैं सारे पॉइंट्स इसके हक में लिखूंगा। यार इसमें आर्ग्यूमेंट, अगर आप सारे पॉइंट्स हक में लिख रहे हो तो आप एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हो। आर्ग्यूमेंट तब होगा जब आप उसके काउंटर पॉइंट्स भी दोगे। एक चीज़ याद रखनी है, आपके आर्ग्यूमेंट के काउंटर पॉइंट्स और यदि फेवर में जो पॉइंट्स हैं और अगेंस्ट में पॉइंट्स हैं वो रिलेटिवली सिमिलर साइज के हों। अगर 3 पैराग्राफ फेवर में बना रहे हैं, 3 पैराग्राफ ही उसके अगेंस्ट बना दें। स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रोडक्शन, पहले किसी एक साइड के 3 पैराग्राफ। ये ब्लंडर नहीं करना, बच्चे एक बड़ा कॉमन ब्लंडर करते हैं कि वो ना एक पॉइंट लिखते हैं फिर उसी को काउंटर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजिटलाइजेशन ऑफ मेडिसिन कैन इम्प्रूव द मेडिकल इंडस्ट्री, फिर वही लिख देंगे आगे, बट इट कैन इंक्रीज द कॉस्ट एज वेल। अब इसमें मसला ये है कि ये जो तरीका है इससे बात आपकी कंबाइंड हो जाती है बहुत ज़्यादा ना, उसमें जैसे हम कहते हैं ना बड़ा मिक्सचर क्रिएट हो जाता है। ये फॉर्मल तरीका नहीं है, ये आपको आगे काम भी नहीं आएगा। तरीका क्या होता है, इंट्रोडक्शन लिखें, टू द पॉइंट, उसको कंसाइज लिखें, बात तक लिखें, बात क्लियर हो जाए अपना स्टार्ट करें। आपके इंट्रोडक्शन के फ़ौरन बाद आपका फोकस होना चाहिए, इंट्रोडक्शन देते ही आपने नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है कि आपने फ़ौरन अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना है किसी एक पॉइंट के, उसके एक साइड के पॉइंट्स के ऊपर। उसके बाद उसके 3 पैराग्राफ बना के फिर आप दूसरी साइड के पॉइंट्स देंगे। यहाँ आपको वर्ड हाउएवर ऑन द अदर हैंड जो है वो कनेक्शन क्रिएट करने में काम भी आ जाएंगे कि आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हो। उसके पॉइंट्स दें, उसके बाद कंक्लूजन लिखें, कंक्लूजन बेहतर है डिप्लोमेटिक लिख दें, चाहे तो किसी साइड तक दें, कोई इशू नहीं है। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन इंतहाई ज़रूरी है, नहीं देंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें एक चीज़ आपने और याद रखनी है, ये कभी नहीं करना कि एक पैराग्राफ में मुख्तलिफ टाइप के 500 पॉइंट डाल दो, ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है आर्ग्यूमेंट के लिए। आप फॉर्मल आर्ग्यूमेंट जब करते हो तो बेसिकली आपका एक पैराग्राफ जो होता है उसका एक सेंट्रल आइडिया होता है, एक टॉपिक सेंटेंस होता है, एक मेन आइडिया होता है, उसी के बारे में आप पॉइंट देते हो, उसी के बारे में एग्जाम्पल देते हो। तो अच्छा तरीका क्या होता है, कुछ ब्रॉड सेंट्रल आइडिया सेलेक्ट करें। आपके पैराग्राफ में इधर उधर की बातें फिर ना आ रही हैं, उसके अंदर एक पैराग्राफ में एक ही मेन आइडिया पे फोकस किया हुआ आपने, उसके बारे में आपका पहले एक आप एक्सप्लेनेशन दे दो, फिर उसकी रेलिवेंट एग्जांपल्स, फिर कोई और एक्सप्लेनेशन, उसकी एग्जांपल्स, रिपीटिशन नहीं करनी। फिर अगले पैराग्राफ में अगले पॉइंट पे आओ। अगर कोई पॉइंट रह जाता है कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने सेलेक्ट वो करने हैं जो ब्रॉड पॉइंट से ज़्यादा बातें आ सकें।
अच्छा, आर्ग्यूमेंट की इंट्रो में यार, आर्ग्यूमेंट की इंट्रो में पहली 2 लाइनें होती हैं वो बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट दे दें, लेकिन उसके फ़ौरन बाद आप शिफ्ट करोगे कि आपका जो असल टॉपिक है उसकी तरफ आओ, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि आप क्या बात करने वाले हो, और एंड में आप यदि जब टॉपिक आपका सेंटेंस एंड हो तो वहाँ आर्ग्यूमेंटेड वैसे में एंड में थीसिस स्टेटमेंट होता है। बेसिकली मतलब ये होता है कि आपका ऐसे बेसिकली किस बात के ऊपर बात करने वाला है, क्या चीज़ कंसीडर करने वाला है, दोनों पॉइंट्स, उसके बाद कंक्लूजन देगा, ये बातें जो है, ठीक है, कंक्लूजन हो गया। अच्छा, आर्ग्यूमेंट के अंदर एक चीज़ मेरे में और क्या आई थी, अच्छा, जब आप जो टॉपिक वो सिलेक्ट करें वो आप इतना ब्रॉड सिलेक्ट कर लें कि आपके जो टॉपिक सेंटेंसेस हैं वो इस तरह लगे कि यार आपने ना मतलब वो किया हुआ है, बहुत नैरो टॉपिक पे किया हुआ है, तो सही से जो पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया है वो थोड़ा ब्रॉड सिलेक्ट कर लें। ये बात आपकी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में होगी। मेरे अंदर से कोई और बात आती है, मैं को देख के बता देता हूँ, मैंने कोई और चीज़ यहाँ पे मैंशन की हुई है। आर्ग्यूमेंट मुकम्मल हो गई यार, ये भी बात मुकम्मल हो गई। अच्छा, अभी मुझे आप लोग, मैं फिर इसका वो देख लूँगा, पर टाइम कितना बचा हुआ है, नेकलेस की तैयारी भी करनी है।